हेलो स्टूडेंट, कंसाइज जीएस फॉर आईएएस पीसीएस की इस मैराथन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम इस मैराथन में जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं उनको कवर करेंगे। एज यू नो कि ये बॉडी जो है हर एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट होती हैं और साथ ही आपके आरएस एग्ज़ाम के लिए भी उतना ही इम्पोर्टेंस रखती हैं। ये इसका पार्ट 1 है, इसको हम 2 पार्ट में कवर करेंगे, तो लेक्चर में लास्ट तक बने रहें। और एक बात कि मैं श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ कि एग्ज़ाम में अगर इनसे रिलेटेड कोई क्वेश्चन बनता है आपका तो वो आप डेफिनेटली कर ले जाओगे। और बस इस लेक्चर को ध्यान से सुनने हैं, बाकी ये नोट्स जो होंगे टेलीग्राम चैनल पे हमारे अवेलेबल करा दिए जाएंगे। तो लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर वीडियो को आप पहली बार देख रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जो आने वाले वीडियो लेक्चर हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रही है। तो आज हम इसमें क्या क्या देखेंगे, तो यूपीएससी देखेंगे, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन देखेंगे। क्या क्या देखेंगे? यूपीएससी, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। इस लेक्चर सीरीज में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और स्टेट का जो इलेक्शन कमीशन हो गया, लोकपाल जो लोकायुक्त हो गए, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट हो गया, और जितनी भी कॉन्स्टिट्यूशनल और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हैं इन सबको कवर करेंगे। तो ये हमारी आरएएस की प्रीलिम्स बूस्टर सीरीज है, कंसाइज जीएस फॉर आईएएस पीसीएस के द्वारा स्टार्ट की गई है। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। हेलो हेलो। तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला टॉपिक। इसमें हम पढ़ेंगे क्या, भारत का निर्वाचन आयोग। तो देखते हैं इसमें क्या दिया है। देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराने के उद्देश्य से भारतीय संविधान में क्या निर्वाचन आयोग के रूप में एक स्थायी और स्वतंत्र निकाय का प्रावधान किया गया है। निर्वाचन आयोग का कौन से भाग में मिलता है भारतीय संविधान के, तो भाग 15 में और अनुच्छेद 324 से 329 का तक का। तो निर्वाचन आयोग भारतीय संविधान में कहाँ से कहाँ तक इसका मेंशन है, तो पार्ट 15 में भाग 15 में और अनुच्छेद 324 से 329 का तक का निर्वाचन आयोग और निर्वाचन से संबंधित जो भी प्रावधान है इसके उपबंध किए गए हैं किसमें, भारतीय संविधान में। निर्वाचन आयोग की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी, 25 जनवरी 1950 को। तो निर्वाचन आयोग की अगर आपसे पूछे स्थापना कब हुई थी, तो स्थापना बताइएगा 25 जनवरी 1950 को हुई थी, संविधान लागू होने से एक दिन पहले। और चुनाव आयोग जो है हमारा वो एक अखिल भारतीय संस्था है, क्योंकि यह संसद और राज्य के जो विधानमंडल है दोनों के चुनाव के लिए समान रूप से उत्तरदायी होता है, परंतु जो राज्यों में होने वाले पंचायत व नगर चुनावों से चुनाव आयोग का कोई संबंध नहीं है। इसलिए भारत इसके लिए क्या किया गया, भारत के संविधान में अलग से एक स्टेट इलेक्शन कमीशन के व्यवस्था की गई है। तो क्या बता रहा है, ये जो हमारा भारतीय चुनाव आयोग है वो किसके किसके इलेक्शन कराता है, वो संसद का कराता है, विधानमंडल का कराता है, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए जिम्मेदार है, और जो राज्यों के अंतर्गत जो पंचायत और नगर पालिका के इलेक्शन होते हैं उसके लिए ये जिम्मेदार नहीं है। तो उसके लिए एक अलग से संस्था का प्रावधान किया गया है, स्टेट इलेक्शन कमीशन का। तो स्टेट इलेक्शन कमीशन का हमारे संविधान के अनुच्छेद कौन से किस में वर्णन मिलता है, तो 243 के में स्टेट इलेक्शन कमीशन का प्रावधान मिलता है हमारे में संविधान में। तो ये ध्यान में रख लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं आयोग की संरचना कैसी है। तो निर्वाचन आयोग की संरचना है 3 सदस्यीय, मतलब इसमें एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होगा और 2 अन्य सदस्य होंगे, और सभी सदस्यों की नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति द्वारा। तो ध्यान क्या रखना है, नियुक्ति कौन करता है इनके आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की, तो राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति करता है। ये 3 सदस्यीय निकाय है। तो पहले क्या था, शुरुआत में ये 1 सदस्यीय निकाय हुआ करता था, फिर एक संविधान संशोधन होता है, 61वां संविधान संशोधन द्वारा क्या होता है कि जो मतदाता है उनकी आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी जाती है। तो पहले क्या था, 21 वर्ष के जो व्यक्ति थे वही मतदान कर सकते थे, लेकिन 61वां संविधान संशोधन हुआ, उसके तहत किया गया कि जो 21 वर्ष से उम्र घटा के 18 वर्ष कर दी गई। तो इससे जो आयोग है उस पर कार्य बोझ बढ़ गया, जिसके तहत क्या किया गया, पहले 1 सदस्यीय निकाय था, फिर उसको क्या कर दिया गया, 2 सदस्य और जोड़ दिया गया और 3 सदस्यीय निकाय इसको बना दिया गया। आगे देखते हैं इनका कार्यकाल क्या होता है निर्वाचन आयोग के। तो कार्यकाल अधिकतम 6 वर्ष तक के लिए कार्य अपने पद पर रह सकते हैं, और 65 वर्ष की आयु तक, जो भी इनमें से पहले हो। मान लीजिए कोई अगर 60 साल की उम्र में बनता है निर्वाचन आयुक्त, तो क्या होगा कि वो केवल 65 वर्ष की आयु तक ही रहेगा। इसके लिए क्या मतलब 5 वर्ष का ही कार्यकाल उसका रहेगा। अगर वो 59 वर्ष पे बनता है तो अधिकतम 6 वर्ष तक के लिए, मतलब 65 वर्ष की आयु तक के लिए रह सकता है। तो ये ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान में रखिएगा क्या, कि यहाँ कोई निर्वाचन आयुक्त को मतलब मिनिमम कोई एज नहीं दी गई कि इतने 35 वर्ष या 30 वर्ष की आयु पर ही उसको नियुक्त किया जाएगा। कोई मिनिमम एज का प्रावधान नहीं है, मैक्सिमम 65 वर्ष की आयु तक का ही प्रावधान है, और 6 वर्ष के कार्यकाल होगा इनका। तो ये ध्यान में रखिएगा। ये जो आयुक्त हैं इनको पद से हटाने का प्रावधान कहाँ किया गया, तो निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति तो राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, जैसा भी हमने ऊपर देख लिया,
और वैधानिक रूप से निर्वाचन आयुक्तों को हटाने की शक्ति भी राष्ट्रपति में ही नियुक्त होती है। लेकिन राष्ट्रपति अपने मन से जब चाहे नहीं हटा सकता इनको। मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाया उसी प्रकार से जा सकता है जिस प्रकार से उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं उनको हटाया जाता है, उसी प्रकार से निर्वाचन आयुक्तों को राष्ट्रपति हटा सकता है। तो ये ध्यान में रखिएगा। आगे क्या देखना है, आगे दिया है क्या, निर्वाचन आयोग के कार्य कौन कौन से हैं। तो निर्वाचन आयोग के कार्य देख लेते हैं। चुनाव से संबंधित व्यवस्था करना निर्वाचन आयोग का मुख्य कार्य है। तो ये हम सबको पता ही होगा। क्या करता है, संसद का, राज्यों में विधानमंडल जो होते हैं, अगर विधानसभा है और विधान परिषद भी है किसी राज्य में तो उसका भी इलेक्शन यही कराएगा। राष्ट्रपति का इलेक्शन हो गया, उपराष्ट्रपति के पद का इलेक्शन जो होगा वो कौन कराता है, भारत का चुनाव आयोग कराता है। और इसके पदों के लिए निर्वाचन के संबंध में चुनाव आयोग की शक्तियों कार्यों को 3 श्रेणी में विभक्त किया गया है। कौन कौन सी 3 श्रेणी देख लेते हैं। चुनाव आयोग के शक्तियों कार्य के संबंध में इसको 3 श्रेणी में वर्गीकृत किया गया। पहले चुनाव आयोग की प्रशासनिक कार्य होते हैं, फिर सलाहकारी तरह के कुछ कार्य होते हैं और कुछ अर्ध न्यायिक कार्य होते हैं। तो देख लेते हैं, इनको आगे देखेंगे। अभी देखते हैं चुनाव तिथियों की निर्धारण भी करता है कौन, चुनाव आयोग। तो संविधान का अनुच्छेद 324 के अनुसार क्या होता है, निर्वाचन आयोग का चुनाव कराने संबंधी निर्णय का अधिकार संविधान के किसी अनुच्छेद में संबंधित नहीं है। तो जो चुनाव आयोग है, चुनाव कराने के संबंधी जो निर्णय लेता है उसका संविधान में कहीं मेंशन नहीं है। आगे दिया है, संविधान की पीठ के अनुसार चुनाव कराना निर्वाचन आयोग का विशेषाधिकार है। निर्वाचन आयोग ही चुनाव की तिथियों की निर्धारण करने वाली सर्वोच्च संस्था है। तो ये देख लीजिएगा। चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन और सीमांकन, डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज, तो इनको देख लेते हैं। निर्वाचन आयोग का मुख्य कार्य क्या होता है, चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन करना। परिसीमन आयोग अधिनियम 1952 में यह प्रावधान है, क्या, कौन सा अधिनियम, परिसीमन आयोग अधिनियम 1952 में यह प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक कितने 10 वर्ष के बाद, कि प्रत्येक 10 वर्ष के बाद होने वाली जनगणना के उपरांत क्या किया जाएगा, निर्वाचन जो क्षेत्र है उनका परिसीमन किया जाएगा। तो ये चीज़ देख लीजिएगा। आगे देखते हैं क्या है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम। भारत में ईवीएम का डिजाइन कब किया गया था, तो 15 अक्टूबर 1980 को एम.बी. हनीफ ने तैयार किया था। भारत में जो ईवीएम है उसका डिजाइन किसने किया था, तो एम.बी. हनीफ ने, कहा 15 अक्टूबर 1980 को। देश में इसका व्यापक रूप से प्रयोग 1988 से प्रारंभ हुआ। नामीबिया ऐसा पहला देश था जो अफ्रीकी देश था जहां राष्ट्रपति और संसदीय चुनाव में भारत से निर्मित इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रयोग हुआ। तो नामीबिया ऐसा पहला देश था जहां पे क्या, भारत द्वारा निर्मित जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है उसका प्रयोग किया गया, किसमें, राष्ट्रपति और संसदीय चुनावों में। नेक्स्ट क्या है, ईवीएम हमने देख लिया, इसने किसने बनाया, एम.बी. हनीफ ने 1980 में। नामीबिया पहला देश था जिसने राष्ट्रपति और संसदीय चुनाव में भारत द्वारा निर्मित जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है उसका प्रयोग किया। नेक्स्ट है रिमोट वोटिंग मशीन, आरवीएम। तो ईवीएम की ही भांति अपना मत दर्ज कराने के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोट युक्ति है ये, कौन सी, रिमोट वोटिंग मशीन, जो विशेषता उन लोगों को ध्यान में रखकर बनाई गई है जो काम की तलाश में अपने निर्वाचन क्षेत्र को छोड़कर अन्य स्थानों पर प्रवास कर जाते हैं। तो अगर आपसे पूछे रिमोट वोटिंग मशीन किस लिए काम आती है, तो ये उन लोगों के काम आती है जो क्या करते हैं, अगर जो उनकी निर्वाचन क्षेत्र है उस समय वहाँ पर नहीं उपस्थित हैं इलेक्शन के टाइम, तो ये उसके तहत इससे वोटिंग कर सकते हैं, आरवीएम के तहत। नेक्स्ट क्या है, राजनीतिक दलों का पंजीकरण। नेक्स्ट क्या है, राजनीतिक दलों का पंजीकरण, यह भी एक इलेक्शन कमीशन का कार्य है। तो जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951, कौन सा, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के अनुसार निर्वाचन आयोग द्वारा राजनीतिक दलों के पंजीकरण की व्यवस्था की गई है। तो निर्वाचन आयोग जो राजनीतिक दलों का पंजीकरण करता है वो कौन से अधिनियम के अनुसार करता है, तो ये ध्यान में रखिएगा, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के अनुसार निर्वाचन आयोग जो है राजनीतिक दलों का पंजीकरण की व्यवस्था करता है। नेशनल पार्टी को एक विशेष चुनाव चिन्ह भी आवंटित होता है जिससे वह पूरे भारत में प्रयोग कर सकता है। और राज्य स्तरीय दलों के लिए उनके राज्य अथवा अन्य राज्यों में चुनाव चिन्ह आरक्षित होते हैं जिन्हें उन्हें मान्यता प्राप्त होती है। तो ये देख लीजिएगा, राष्ट्रीय स्तर पर जो दल है उनको एक सिंबल प्रोवाइड करा दिया जाएगा जिससे वो पूरे देश में एक ही सिंबल का प्रयोग करके इलेक्शन लड़ सकते हैं। वही राज्य स्तरीय दल जो है उनके राज्य तथा अन्य राज्यों के लिए उनको चुनाव चिन्ह अलग से आरक्षित किए जाते हैं जिन्हें उन्हें मान्यता प्राप्त होती है, कोई और उनका उपयोग नहीं कर सकता है। नेक्स्ट क्या है, वीवीपैट, वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल। तो वीवीपैट का फुल फॉर्म क्या है, वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल। वीवीपैट मतदाता को ईवीएम से मतदान प्रणाली में प्रतिपुष्टि कन्फर्मेशन प्रदान करने के लिए प्रक्रिया है, कौन सी, वीवीपैट। तो ये क्या करता है, ईवीएम मशीन के साथ इसको मर्ज किया जाता है वीवीपैट मशीन को। तो जब आप वोट डालेंगे तो आपका वोट कन्फर्मेशन होता है, पर्ची कट के गिरती है, उसमें दिख जाता है आपको आपने किसको वोट डाला, तो इसलिए लगाया जाता है वीवीपैट। तो ये ध्यान में रखिएगा। इलेक्शन कमीशन के अर्ध न्यायिक कार्य देख लेते हैं कौन कौन से हैं। तो अर्ध न्यायिक कार्य में इसके क्या होते हैं, संविधान के द्वारा आयोग को कुछ अर्ध न्यायिक कार्य भी सौंपे गए। तो देख लेते हैं कौन कौन से। अनुच्छेद 103 के अनुसार राष्ट्रपति संसद के सदस्यों की अयोग्यताओं के संबंध में निर्वाचन आयोग से परामर्श कर सकता है।
तो जो भी संसद के सदस्यों की अयोग्यता है उस और राष्ट्रपति क्या कर सकता है, निर्वाचन आयोग से इस संबंध में परामर्श कर सकता है। ठीक उसी तरह राज्यपाल भी राज्य विधानमंडल के सदस्यों के लिए परामर्श कर सकता है उनकी अयोग्यता से संबंध में, अनुच्छेद 192 में ये दिया है। अन्य कार्य देखते हैं इसके कौन कौन से हैं। अदर फंक्शन, तो आयोग को उपयुक्त कार्यों के अतिरिक्त कुछ अन्य कार्य भी सौंपे गए। इस प्रकार है, जो कौन कौन से कार्य हैं, जैसे आदर्श आचार संहिता जो है उसको तैयार करना उम्मीदवारों के लिए, उम्मीदवार द्वारा जो किए जाने वाला व्यय है उसकी राशि निश्चित करना, राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय दल और राज्य स्तरीय दल का दर्जा प्रदान करना और उसे समाप्त करने का भी अधिकार किसको है, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को है। आगे देखते हैं क्या है, निर्वाचन विधि संशोधन अधिनियम, ये आया था 2016 में, निर्वाचन विधि संशोधन अधिनियम 2016। तो इसको देख लेते हैं किस लिए लाया गया था। तो ये लाया इसलिए गया था कि 3 मार्च 2016 को राष्ट्रपति की सहमति के बाद यह अधिनियम लागू हुआ। किस लिए, कि भारत और बांग्लादेश के बीच बस्तियों की अदला बदली हुई 100वें संविधान संशोधन के द्वारा। तो उसमें क्या किया गया, जो बाद में भारत के नागरिक बने लोगों को पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में मतदान का अधिकार दिलाने के उद्देश्य से चुनाव आयोग को इन क्षेत्रों में परिसीमन का अधिकार देने के प्रावधान वाले इस विधेयक को संसद में मंजूरी मिल गई। तो ये किस लिए लाया गया, निर्वाचन विधि संशोधन अधिनियम 2016। तो ये इसलिए लाया गया कि जो 100वां संविधान संशोधन हुआ था जिसके तहत जो बांग्लादेश और भारत के बीच कुछ बस्तियों को अदला बदली हुई थी, तो उसके तहत जो बांग्लादेश के प्रवासी हैं वो भारत में आए थे, जो क्षेत्र भारत में मिला दिए गए थे, तो वहाँ के जो लोग थे उनको निर्वाचन संबंधी अधिकार प्रदान करने के लिए संशोधन लाया गया था। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, नेक्स्ट दिया कुछ संबंधित अनुच्छेद है निर्वाचन आयोग से, इनको देख लेते हैं। तो निर्वाचन आयोग से संबंधित अनुच्छेदों को देखते हैं। पहला कौन सा अनुच्छेद है, 324। तो 324 में क्या दिया है, चुनाव का कार्य के अधीक्षण निदेशन और नियंत्रण की शक्ति किसको होगी, चुनाव आयोग में निहित है। तो जो भी चुनाव कार्य होंगे उसके अधीक्षण निदेशन नियंत्रण की शक्ति चुनाव आयोग में निहित होगी। अनुच्छेद 325 बताता है कि चुनाव प्रक्रिया में शामिल होने के लिए क्या धर्म, नस्ल, जाति, लिंग के आधार पर अथवा इनमें से किन्हीं आधार पर क्या होगा कि कोई विभेद नहीं किया जाएगा। तो 325 ये बताता है। 326 क्या बताता है कि लोकसभा और विधानसभाओं के लिए चुनाव जो होगा वो क्या होगा, वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा। तो अनुच्छेद 326 क्या बताता है कि लोकसभा और विधानसभा के जो भी इलेक्शन होंगे वो किसके आधार पर होंगे, वयस्क मताधिकार के आधार पर होंगे। 327 अनुच्छेद बताता है कि विधानमंडलों के जो चुनाव के संबंध में उपबंध करने की शक्ति किसके पास है, संसद के पास है। तो विधानमंडलों के चुनाव के संबंध में जो उपबंध करने की शक्ति किसके पास है, तो क्या बता रहा है ये, तो ये शक्ति संसद के पास है 327 अनुच्छेद के अनुसार। अनुच्छेद 328 बताता है राज्य विधायिका का संबंधित राज्य के अंदर चुनाव के संबंध में प्रावधान बनाने की शक्ति है। तो राज्य विधायिका अगर संबंधित राज्य के अंदर कोई चुनाव हो रहा है तो उसके संबंध में प्रावधान बनाने की शक्ति राज्य विधायिका के पास होगी। 329 बताता है क्या, अनुच्छेद 329 में दिया है कि चुनाव संबंधी विषयों में न्यायालयों के हस्तक्षेप पर रोक होगी। तो जो भी चुनाव संबंधी विषय होंगे उस पर एकमात्र शक्ति किसके पास होगी, चुनाव आयोग के पास होगी, और इसमें जो न्यायालय है वो हस्तक्षेप से रोक है उसको। अनुच्छेद 329 का क्या बताता है, तो प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव संबंध में विशेष प्रावधान क्या होगा, अनुच्छेद 329 का में प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव के संबंध में विशेष प्रावधान दिया गया अनुच्छेद 329 का में। आगे देखते हैं निर्वाचन प्रक्रिया का आरंभ किससे होता है, राष्ट्रपति द्वारा की अधिसूचना से होता है। तो अधिसूचना कौन जारी करता है निर्वाचन प्रक्रिया का आरंभ के लिए, जब भी किसी राज्य में इलेक्शन होने वाला होता है उसके लिए जो प्रक्रिया स्टार्ट होने वाली होती है उसका अधिसूचना जारी कौन करता है, तो अधिसूचना जारी किसके द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति द्वारा। और यह जो अधिसूचना है वो जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 14 कौन से, राष्ट्रपति जो अधिसूचना जारी करता है किस लिए, निर्वाचन प्रक्रिया के आरंभ करने के लिए, तो वो अधिसूचना किसके तहत जारी करता है, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 14 के अंतर्गत ये अधिसूचना जारी करता है राष्ट्रपति। ये ध्यान में रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्या है, निर्वाचन आयोग की शक्तियाँ। तो शक्तियाँ देख लेते हैं कुछ और। निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक निकाय है, संविधान में इसका मेंशन है तो ऑब्वियसली संवैधानिक निकाय होगा, इतना ध्यान में रखिएगा। इसको कौन से न्यायालय की शक्ति प्राप्त है, तो सिविल न्यायालय की शक्ति प्राप्त है। इसको सिविल न्यायालय की शक्ति प्राप्त है। सिविल न्यायालय की शक्ति का मतलब क्या होता है कि ये जो आयोग है वो भारतीय भूभाग में किसी भी व्यक्ति को क्या कर सकता है, सम्मन जारी कर सकता है, साथ ही सरकार के किसी भी विभाग से संबंधित आवश्यक दस्तावेजों का देख सकता है। तो ये किसी भी व्यक्ति को भारत की भूभाग में सम्मन जारी कर सकता है, इसलिए क्या तरह होगी, एक तरह की सिविल न्यायालय की शक्ति हो गई इसकी। और साथ ही सरकार के किसी भी विभाग से दस्तावेज को देख सकता है मंगवा के, तो ये ध्यान में रखिएगा, इसलिए ये सिविल न्यायालय की शक्ति है। और इसके अतिरिक्त क्या कर सकता है, आयोग के पास न्यायिक शक्ति भी है। सिविल न्यायालय की शक्ति के साथ साथ आयोग के पास न्यायिक शक्ति भी है।
वह निर्वाचन से संबंधित विवादों का निपटारा करता है और उम्मीदवारों तथा दलों पर कार्रवाई करने हेतु राज्यपाल तथा राष्ट्रपति से सिफारिश करता है। तो एक तरह से इसके पास न्यायिक शक्ति भी है और सिविल न्यायालय की शक्ति भी है। न्यायिक शक्ति के संदर्भ में दिया हुआ है कि क्या होता है कि अगर निर्वाचन से संबंधित कोई विवाद होता है तो उसके निपटारे के लिए उम्मीदवारों तथा दलों पर कार्रवाई करने के लिए राज्यपाल और राष्ट्रपति को सिफारिश करता है। आदर्श चुनाव आचार संहिता देख लेते हैं। आदर्श चुनाव आचार संहिता, चुनाव के लिए आदर्श आचार संहिता, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जिसको कहते हैं इंग्लिश में, के मूल उद्देश्य कौन कौन से हैं। तो एमसीसी के मूल उद्देश्य देख लेते हैं कौन कौन से हैं। पहला दिया है एमसीसी का मूल उद्देश्य क्या, सरकार में रहने वाले सत्ताधारी दल को चुनाव के दौरान सरकार में रहने का कोई लाभ प्राप्त ना हो। तो पहला एमसीसी का उद्देश्य क्या है कि जो भी सत्ताधारी दल है उसको चुनाव के दौरान कोई लाभ ना प्राप्त हो। दूसरा क्या है इसका उद्देश्य, सभी लोगों को चुनाव में समान अवसर प्रदान करना। दूसरा उद्देश्य क्या है, सभी लोगों को चुनाव में समान अवसर प्रदान करना। आगे दिया है सर्वोच्च न्यायालय का कि निर्णय आया था उसमें बताया गया था कि चुनाव में धर्म के उपयोग को रोक करी गई थी। तो देख लेते हैं आगे। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 2 जनवरी 2017 को, कब सर्वोच्च न्यायालय का एक निर्णय आया था 2 जनवरी 2017 को, उसमें चुनावों में क्या बताया था सर्वोच्च न्यायालय की ने कि जाति, धर्म, भाषा, संप्रदाय विशेष के नाम पर वोट मांगना पूर्णतः प्रतिबंधित कर दिया गया था। और न्यायालय ने निर्णय देते हुए कहा था कि चुनाव एक धर्मनिरपेक्ष प्रक्रिया है। क्या बताया था सुप्रीम कोर्ट ने कि जो इलेक्शन है वो एक तरह की सेकुलर धर्मनिरपेक्ष प्रक्रिया है। विस्तृत व्याख्या करते हुए न्यायालय ने कहा कि ईश्वर और मनुष्य का संबंध उसका व्यक्तिगत संबंध है, ऐसे में इसका उपयोग चुनाव में नहीं किया जा सकता। आगे दिया धर्म, नस्ल, जाति, समुदाय या भाषा के आधार पर वोट मांगना या मतदाताओं के मतदान नहीं करने के लिए कहना भ्रष्ट आचरण है। तो ये सब चीज़ें इसने बताई थी। सुप्रीम कोर्ट का कि निर्णय आया था 2017 में, तो उसने बताया था कि जाति, धर्म, भाषा, संप्रदाय विशेष के नाम पर वोट मांगना पूर्णतः प्रतिबंध कर दिया गया था। और साथ ही उसने बताया था कि जो ईश्वर और मनुष्य का संबंध है वो एक व्यक्तिगत संबंध है, ऐसे में क्या करना है, इसका उपयोग नहीं करना है वोट मांगने के लिए। तो ये चीज़ ध्यान में रख लीजिएगा। लेकिन आगे देखते हैं आगे क्या दिया हुआ है। राज्य संबंधी संविधान संशोधन अधिनियम, तो ये दिए राज्य संबंधी संविधान संशोधन अधिनियम। नेक्स्ट क्या है, राज्यसभा में नोटा के प्रयोग पर रोक। तो नेक्स्ट क्या दिया, राज्यसभा चुनाव जो होता है उसमें क्या बताया गया कि नोटा का जो यूज़ होता है उस पर रोक कर लगा दी गई। तो क्या देखते हैं आगे इसमें क्या दिया है। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने एक निर्णय में राज्यसभा चुनावों में के लिए जो नोटा होता है उसके विकल्प के उपयोग को रद्द कर दिया था। और चुनाव आयोग ने 2014-15 में 2 अधिसूचना जारी करके राज्यसभा में नोटा को लागू किया था। तो चुनाव आयोग ने क्या किया था 2014-15 में एक अधिसूचना जारी करके क्या किया था कि राज्यसभा जो चुनाव होते हैं उसमें नोटा को लागू किया था। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने एक निर्णय में क्या बताया कि राज्यसभा चुनावों में नोटा का उपयोग बंद कर दिया जाए। और भारत में नोटा का जो विकल्प का उपयोग है पहली बार सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा 2013 में दिए गए एक आदेश के बाद आरंभ हुआ था। तो ये नोटा का स्टार्ट हुआ था वो कहाँ से हुआ था, सर्वोच्च न्यायालय ने 2013 में एक आदेश दिया था, उसके बाद से नोटा का प्रारंभ हुआ था। सर्वप्रथम 2013 में 4 राज्यों में नोटा का प्रयोग किया गया था, तो छत्तीसगढ़, मिजोरम, राजस्थान और मध्य प्रदेश में। तो सर्वप्रथम 4 राज्य थे 2013 में जहाँ पे नोटा का पहली बार उपयोग हुआ था, जिसमें छत्तीसगढ़ हो गया, मिजोरम हो गया और यहाँ राजस्थान भी नाम ध्यान में रख लीजिएगा। राजस्थान और मध्य प्रदेश में क्या सर्वप्रथम नोटा का 2013 में उपयोग किया गया था सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद से। आगे देखते हैं क्या, निर्वाचन संबंधी संविधान संशोधन अधिनियम। तो निर्वाचन से संबंधित संविधान संशोधन अधिनियम के बारे में देख लेते हैं। दूसरा संविधान संशोधन अधिनियम, इसमें क्या अनुच्छेद 81 एक खाम में क्या बताया गया कि संसदीय क्षेत्र की अधिकतम जनसंख्या सीमा को समाप्त करना। द्वितीय संविधान संशोधन अधिनियम जो हुआ था उसमें क्या लिखा गया था, अनुच्छेद 81 एक खाम में कि संसदीय क्षेत्र की जो अधिकतम जनसंख्या सीमा है उसको समाप्त कर दिया गया। फिर आता 8वां संविधान संशोधन जनवरी 1960 में। इसमें क्या किया जाता है, SC/ST और एंग्लो इंडियन की समय सीमा को आरक्षण जो है इसको बढ़ा दिया जाता है। तो ये ध्यान में ना रखिएगा, ये ध्यान में ना रखिएगा क्योंकि ये कई बार रिपीट होगा बढ़ाने के लिए। फिर समय सीमा को 62वें संविधान संशोधन द्वारा बढ़ाया गया था, अभी 104वें संविधान संशोधन द्वारा। तो इसमें ध्यान रखिएगा 104वां संविधान संशोधन जो था उसके तहत लोकसभा और राज्य विधानसभा में SC/ST की जो आरक्षण है उसको 10 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया था सीटों का, और आंग्ल भारतीयों के आरक्षण को समाप्त कर दिया गया था। तो ये ध्यान में रख लीजिएगा जो 2020 में हुआ था। और इसमें ध्यान रखिएगा 61वां संविधान संशोधन जिसमें 21 वर्ष से घटाकर आयु को 18 वर्ष कर दिया गया था वोटिंग के लिए। और इसमें 52वां संविधान संशोधन ध्यान में रखिएगा, एंटी डिफेक्शन लॉ दल बदल जो है 1985 में आया था ये। और कौन सा कानून है, दल बदल से संबंधित कानून है, तो ये ध्यान में रखिएगा। तो इतनी चीज़ ध्यान में रखिएगा। और 11वां संविधान संशोधन देख लेते हैं इसमें क्या दिया है।
अनुच्छेद 66 और 71 दिसंबर 1961 में आया था। कौन सा? 11वां संविधान संशोधन। इसमें क्या है, इसके द्वारा राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव को इस आधार पर अवैध घोषित नहीं किया जा सकता कि निर्वाचक मंडल का निर्वाचन पूर्ण नहीं हुआ है। तो 11वां संविधान संशोधन भी ध्यान में रख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसमें दिया गया है पहली बात तो हुआ कब था, 1961 में हुआ था। और इसमें क्या बताया गया है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव इसलिए नहीं अवैध घोषित किया जा सकता कि अगर कोई व्यक्ति उस पर क्लेम करे कि निर्वाचक मंडल जो था वो अपूर्ण था। तो ये ध्यान में रखिएगा। आगे देखते हैं क्या, उम्मीदवारों के चुनाव खर्च की सीमा में वृद्धि। तो उम्मीदवार जो है उनके चुनाव खर्च में सीमा में वृद्धि देखते हैं। सरकार ने 28 फरवरी 2014 को, कब? सरकार ने 28 फरवरी 2014 को लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में प्रत्याशी द्वारा व्यय करने की अधिकतम सीमा को बढ़ा दिया है। तो 2014 में ये गवर्नमेंट चेंज हुई थी तो उसके जब 2014 में इलेक्शन होने वाले थे उसमें सरकार ने क्या किया था कि जो लोकसभा और विधानसभा के प्रत्याशी हैं उनके जो खर्च करते हैं इलेक्शन में, तो उनकी जो सीमा है अधिकतम उसको बढ़ा दिया गया था। लोकसभा के लिए खर्च सीमा को बढ़ाकर 40 लाख से 70 लाख कर दिया गया था और विधानसभा के लिए चुनाव में जो खर्च सीमा थी उसको 16 लाख से बढ़ाकर 28 लाख रुपए कर दिया था। परंतु क्या है, अरुणाचल, गोवा, सिक्किम, अंडमान, कहाँ पे अरुणाचल हो गया, गोवा, सिक्किम, अंडमान निकोबार, चंडीगढ़, दादर नगर हवेली, दमन दीव, लक्षद्वीप, पुदुचेरी के लिए लोकसभा चुनाव हेतु कितना सीमा निर्धारित की है? 54 लाख रुपए। तो क्या दिया हुआ इसमें, अरुणाचल, गोवा, सिक्किम, अंडमान निकोबार, चंडीगढ़, दादरा नगर हवेली, दमन दीव, लक्षद्वीप, पुदुचेरी में क्या हुआ, लोकसभा चुनाव के खर्च हेतु कितना अधिकतम दे रखा है? 54 लाख रुपए। जबकि सामान्य जो अदर राज्य बनते हैं उसमें क्या 70 लाख रुपए तक की सीमा बढ़ा दी गई 40 लाख रुपए से। और इसी प्रकार क्या है, विधानसभा के लिए कितना इन्होंने कर दिया है वहाँ इन राज्यों में, तो 20 लाख रुपए कर दिया अधिकतम सीमा। तो इतनी चीज ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस। क्या है? राष्ट्रीय मतदाता दिवस। तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब होता है? तो पहले यही ध्यान में रख लीजिएगा, 25 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय मतदाता दिवस। कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि इसी 25 जनवरी को क्या हुआ था, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का गठन हुआ था। तो ईसीआई का गठन कब हुआ था? तो 25 जनवरी को ही हुआ था, इसलिए राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाते हैं 25 जनवरी को। वर्ष 2023 में इसकी थीम क्या थी? तो समावेशी, सुगम एवं सहभागी निर्वाचन की ओर अग्रसर। तो वर्ष 2023 में इसकी थीम क्या थी राष्ट्रीय मतदाता दिवस की? तो समावेशी, सुगम और सहभागी निर्वाचन की ओर अग्रसर। विश्व के 22 देशों में अनिवार्य मतदान की व्यवस्था लागू है। तो ये एक फैक्ट दिया है क्या, कितने देशों में अनिवार्य मतदान की व्यवस्था लागू है? तो विश्व के ऐसे 22 देश हैं जहाँ पे अनिवार्य मतदान की व्यवस्था लागू है, मतलब अनिवार्य रूप से वहाँ मतदान करना ही करना है। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त देख लेते हैं, ये चार्ट दिया हुआ है। तो इस चार्ट में दिए हैं अभी तक के जितने भी मुख्य निर्वाचन आयुक्त बने उनके सीक्वेंस दिया है। तो पहले जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे वो कौन थे? सुकुमार सेन। कब स्टार्ट हुआ था इनका टेन्योर? तो 21 मार्च 1950 से स्टार्ट हुआ था और 1958 तक रहते सुकुमार सेन। आगे क्या है, केवी के सुंदरम। दूसरे नंबर पे कौन आते हैं? केवी के सुंदरम। 20 दिसंबर 1958 को स्टार्ट हुआ था इनका टेन्योर और 1967 में इनका टेन्योर खत्म हुआ था। इसी तरह करीबन 24 के आसपास हैं। तो पहले के नाम ध्यान रख लीजिएगा, सुकुमार सेन है। अभी प्रेजेंट टाइम में कौन है? तो राजीव कुमार है। प्रेजेंट टाइम में कौन है? राजीव कुमार है। कब ये बने थे? 12 मई 2022 को इन्होंने कार्यभार संभाला था और वर्तमान में अभी तक यही चल रहा है। इनसे पहले राजीव कुमार से पहले कौन थे? तो सुनील अरोड़ा थे। तो राजीव कुमार से पहले सुनील अरोड़ा थे। वो 2022 तक की इन्होंने कार्यभार अपना कार्य किया इसमें, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के मुख्य चुनाव आयुक्त के तौर पर। उसके बाद आए राजीव कुमार और पहले कौन थे? सुकुमार सेन थे और दूसरे केवी के सुंदरम। तो ये ध्यान में रख लीजिएगा। आगे दिया देश की प्रथम महिला जो मुख्य चुनाव आयुक्त थी वो कौन थी? वी एम रमा देवी। तो प्रथम महिला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थी? तो श्रीमती वी एम रमा देवी। श्रीमती वी एम रमा देवी मुख्य चुनाव आयुक्त थी, प्रथम महिला। और प्रथम मुस्लिम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो डॉक्टर शहाबुद्दीन याकूब कुरैशी। तो प्रथम मुस्लिम चुनाव आयुक्त कौन थे? तो डॉक्टर शहाबुद्दीन याकूब कुरैशी। और पहली महिला कौन थी? तो श्रीमती वी एम रमा देवी। तो इतनी चीज़ें इसमें ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट चैप्टर हमारा स्टार्ट होने वाला है संघ लोक सेवा आयोग। तो इसमें ध्यान क्या क्या रखना है आपको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। अनुच्छेद ध्यान रख लीजिएगा, आर्टिकल 324 से 329 का जो है एक क्वासी जुडिशियल है बॉडी है ये इलेक्शन कमीशन, और स्टेट इलेक्शन कमीशन राज्यों के लिए कराता है। भारत का जो चुनाव आयुक्त है वो किसके लिए? संसद, राज्य के विधानमंडल, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव देखता है। गठन कब हुआ था? तो 25 जनवरी 1950 का हुआ था। और 3 सदस्यीय निकाय है। 3 सदस्यीय निकाय कब बना? 61वें संविधान संशोधन के बाद से। और परिसीमन आयोग के तहत क्या करता है? प्रत्येक 10 वर्ष में होने वाली जनगणना के बाद निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन भी करता है।
आगे से ये सब चीज़ें इतनी चीज़ें इसमें ध्यान में रख लीजिएगा। और संवैधानिक निकाय तो है ही, ये तो आपको पता ही होगा, संविधान में इसका मेंशन है अनुच्छेदों में। तो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, कौन सा है? नेक्स्ट है संघ लोक सेवा आयोग। नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है? संघ लोक सेवा आयोग। संघ लोक सेवा आयोग के बारे में जानेंगे इसमें। तो ये हमारा दूसरा टॉपिक है, ये भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। तो स्टार्ट करते हैं इसको। वर्ष 2026 में ली आयोग, किसने? ली आयोग ने क्या किया था? सर्वप्रथम लोक सेवा आयोग का गठन किया था। तो ली आयोग ने सर्वप्रथम 1926 में लोक सेवा आयोग का गठन किया था। लेकिन जो वर्तमान में यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी है, लेकिन ये ली आयोग के तहत अनुशंसा वाला नहीं है। इसका जो गठन हुआ था वो किसके हुआ था? तो 1935 का अधिनियम था, भारत शासन अधिनियम, उसके तहत जो आज का यूपीएससी है उसका गठन किया गया था। तो देख लेते हैं। 1926 में ली आयोग ने सर्वप्रथम लोक सेवा आयोग की स्थापना की थी। फिर क्या होता है? भारत सरकार अधिनियम 1935 आता है, उसके तहत एक फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की स्थापना की जाती है। तो 1935 में जो भारत शासन अधिनियम आता है उसके तहत फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की गठन किया जाता है। फिर यही जो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन है, ये क्या होता है? 26 जनवरी 1950 को संविधान के प्रवर्तन के साथ ही फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन जो है इसको अनुच्छेद 315 के अधीन ले आया जाता है स्वायत्त बॉडी के रूप में, और इसको संवैधानिक दर्जा देकर इसका नाम क्या कर दिया जाता है? संघ लोक सेवा आयोग। तो ध्यान क्या रखना है, जो वर्तमान में लोक सेवा आयोग है, संघ लोक सेवा आयोग, ये भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत एक फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन आया था। फिर क्या होता है, जब भारत आज़ाद होता है उसके बाद संविधान लागू होता है 26 जनवरी 1950 को। तो फिर इसके जो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन है इसको अनुच्छेद 315 में ऐड कर लिया जाता है, और इसका नाम परिवर्तित करके क्या रख दिया जाता है? संघ लोक सेवा आयोग। और संघ लोक सेवा आयोग के संबंध में जो प्रावधान है, अनुच्छेद कौन कौन से हैं? 315 से 323 तक इसका प्रावधान किया गया संविधान में। अनुच्छेद 315 से 323 तक क्या बताया गया? आयोग का संगठन कैसा होगा, इसके सदस्यों की नियुक्ति कैसे होगी, पदमुक्ति कैसे होगी, स्वतंत्रता, शक्तियों, कार्यों का वर्णन दिया है, सब किसमें? 315 से 323 अनुच्छेद के अंतर्गत। संरचना देख लेते हैं आयोग का। जो है संघ लोक सेवा आयोग में एक अध्यक्ष होगा और अन्य सदस्य होंगे। तो अन्य सदस्यों की संख्या नहीं बताई गई है संविधान में, लेकिन इसमें एक अध्यक्ष होगा और अन्य सदस्य होंगे। और जो अन्य सदस्य होंगे उनका निर्धारण कौन करेगा? तो जो अन्य सदस्य की संख्या होगी उसका निर्धारण करेगा राष्ट्रपति। तो संविधान के अनुसार एक अध्यक्ष होगा, अन्य सदस्य होंगे, अन्य सदस्यों की संख्या का निर्धारण कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। और वर्तमान में क्या है, लोक सेवा आयोग में कितने? एक अध्यक्ष है और उसके अतिरिक्त 10 अन्य सदस्य हैं। तो वर्तमान में लोक सेवा आयोग में कितने? एक अध्यक्ष के साथ 10 अन्य सदस्य हैं। इनका निर्धारण कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। आगे देखते हैं। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की योग्यताओं का उल्लेख कहीं भी नहीं दिया है संविधान में। तो क्या योग्यता होंगी इनके सदस्य बनने के लिए लोक सेवा आयोग के? तो इसका कहीं भी जिक्र नहीं मिलता है संविधान में। परंतु यह आवश्यक है कि संघ लोक सेवा आयोग के जो आधे सदस्य वही होंगे जिन्हें किसी संघ सरकार या राज्य सरकार के अधीन 10 वर्ष के कार्य का अनुभव प्राप्त हो। कोई स्पेशल योग्यता नहीं दी गई है संविधान में कहीं, लेकिन इनको जो सदस्य हैं उनको बनाया जाता है, जो आधे सदस्य हैं संघ लोक सेवा आयोग के, उन्हीं को बनाया जाता है। और जो संघ सरकार या राज्य सरकार के अधीन कम से कम 10 वर्ष का कार्य का अनुभव प्राप्त हो उनको। आयोग के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष और 65 वर्ष। 6 वर्ष या 65 वर्ष। अगर अधिकतम आयु 65 वर्ष हो जाती है तो चाहे 6 वर्ष का कार्यकाल पूरा हो ना हो, इनको पद से हटना पड़ सकता है। और अगर 6 वर्ष का कार्यकाल पूरा हो जाता है और 65 वर्ष की आयु नहीं भी हुई है तो भी इनको पद से हटना पड़ेगा। तो 6 वर्ष का टेन्योर है और 65 वर्ष की आयु तक की अपने पद पर रह सकते हैं। जो भी इनमें से पहले होगा उस हिसाब से इनको हटा दिया जाएगा। अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। तो अभी हमने इलेक्शन कमीशन में भी ऊपर देखा, उनके भी सदस्यों और अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। और उनके भी सदस्यों का जो कार्यकाल था वो कितना था? 6 वर्ष और 65 वर्ष। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। निगमित कंपनी के अन्य सदस्य के साथ सम्मिलित रूप से संविदा या करार में लाभ प्राप्त के लिए भाग लेता है। ये कौन? यूपीएससी। आगे दिया है राष्ट्रपति आयोग के सदस्यों को उच्चतम न्यायालय की सलाह के बाद ही हटा सकता है। तो अगर राष्ट्रपति आयोग के सदस्यों को हटाना चाहता है तो किस प्रकार से हटा सकता है? जब तक कि उच्चतम न्यायालय सलाह नहीं देगा तब तक कि राष्ट्रपति इनके सदस्यों को हटा नहीं सकता। और कौन से 2 आधार दिए हैं? तो अक्षमता और कदाचार के आधार पर सदस्य को हटाने से पूर्व राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय से जांच करवाता है और जांच रिपोर्ट की अनुशंसा पर राष्ट्रपति द्वारा हटाया जाता है। तो इनके लिए 2 आधार दिए गए हैं। कौन कौन से संविधान में? अक्षमता और कदाचार के आधार पर ही जो सदस्य हैं उनको हटाने से पहले राष्ट्रपति क्या करता है? उच्चतम न्यायालय से जांच करवाता है। फिर जांच के बाद अगर वो दोषी पाए जाते हैं तो रिपोर्ट एक सौंपता है उच्चतम न्यायालय राष्ट्रपति को, फिर राष्ट्रपति इनको हटा सकता है। आगे क्या दिया है? कार्यवाहक अध्यक्ष तब तक कार्य करता है जब तक नए अध्यक्ष की नियुक्ति ना हो। अगर पद रिक्ति चल रही है आयोग में तो कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में एक व्यक्ति कार्य करेगा। वो तब तक कार्य करेगा जब तक नए अध्यक्ष की नियुक्ति ना हो जाती, अथवा अध्यक्ष अपना कार्य करने में सक्षम ना हो, तब भी कार्यवाहक जो अध्यक्ष होता है उसकी नियुक्ति की जाती है। नेक्स्ट क्या है? आयोग के प्रमुख कार्य।
मेजर फंक्शन ऑफ कमीशन। तो पहला कार्य देखते हैं, अखिल भारतीय सेवाओं, केंद्रीय सेवाओं, केंद्र शासित क्षेत्रों के लोक सेवाओं में नियुक्ति के लिए परीक्षाओं का आयोजन करना, या किसी राज्यपाल के अनुरोध पर राष्ट्रपति की स्वीकृति से के उपरांत क्या होता है, सभी या किन्हीं मामलों पर राज्यों को सलाह प्रदान करता है। आयोग प्रतियोगी परीक्षा के पाठ्यक्रम एवं परीक्षा प्रक्रिया का निर्धारण करता है। आगे क्या दिया, जब दो या दो से अधिक राज्य अपने लिए एक संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग के गठन का अनुरोध करते हैं। क्या है कि अगर दो राज्य एक संयुक्त लोक सेवा आयोग के राज्य लोक सेवा आयोग के गठन का अनुरोध करेंगे तो ऐसी स्थिति में संघ लोक सेवा आयोग द्वारा परीक्षा का आयोजन किया जाता है। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। सलाहकारी कार्य देख लेते हैं इसका। तो सलाहकारी कार्य कौन कौन सा, एडवाइजरी फंक्शन इसके संघ लोक सेवा आयोग के। तो संघ लोक सेवा आयोग संघ सरकार की एक सलाहकारी संस्था है। सलाहकारी कार्य देखना, इसलिए सलाहकारी संस्था है ये। और सिविल सेवकों के ऊपर कार्रवाई हेतु संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श लिया जाता है, परंतु यह परामर्श जो होता है बाध्यकारी नहीं होता है। तो जो भी ये परामर्श देता है संघ लोक सेवा आयोग, ये बाध्यकारी नहीं होता है। और किस लिए परामर्श लिया जाता है इससे, तो सिविल सेवकों के ऊपर अगर कोई कार्रवाई करनी हो तो संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श लिया जाता है। साथ ही संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श को न मानने पर सरकार द्वारा क्या संसद में उसका लिखित कारण बताना अनिवार्य है। तो ये ध्यान रखिएगा, अगर संघ लोक सेवा आयोग कोई परामर्श देता है और सरकार उसको नहीं मानती तो उसका लिखित कारण बताना आवश्यक होता है। अनुच्छेद 323 के तहत आयोग द्वारा प्रतिवर्ष अपना प्रतिवेदन किसको सौंपा जाता है, तो राष्ट्रपति को सौंपा जाता है। तो यहाँ अनुच्छेद 323 ध्यान में रखिएगा। इसके तहत क्या होता है कि आयोग जो है प्रतिवर्ष अपना प्रतिवेदन राष्ट्रपति को सौंपता है, जिससे राष्ट्रपति स्पष्टीकरण के साथ संसद के समक्ष रखवाता है और आयोग के सुझाव सलाहकारी प्रकृति के होते हैं। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्या दिया है, केंद्रीय सेवकों व अखिल भारतीय सेवकों की प्रोन्नति के संदर्भ में लोक सेवा आयोग से परामर्श भी लिया जाता है तथा अखिल भारतीय सेवकों की प्रतिनियुक्ति व इनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई के संबंध में भी संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श लिया जाता है। तो ध्यान क्या क्या रखना है इसमें, अनुच्छेद 323 ध्यान रख लीजिएगा। इसके एक अध्यक्ष होता है, 10 अन्य सदस्य होते हैं। इसका जो संरचना होती है, नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, कार्यकाल 6 वर्ष या अधिकतम 65 वर्ष की आयु होती है। इसके सलाहकारी कार्य जो होते हैं वो बाध्यकारी नहीं होते हैं किसी पर भी। और ये प्रतियोगी परीक्षाओं का संपन्न कराता है। और अगर दो या दो से अधिक राज्यों के संयुक्त लोक सेवा आयोग का गठन का अनुरोध किया जाता है तो उसमें भी क्या करता है, ये लोक सेवा आयोग द्वारा परीक्षा आयोजन की जाती है संघ लोक सेवा आयोग द्वारा। और इनके जो सदस्य हैं उनको असंगता या कदाचार के आधार पर ही हटाया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट जांच करेगा, फिर जांच के आधार पर एक रिपोर्ट देगा, उसके बाद ही राष्ट्रपति इनको हटा सकता है। आगे देखते हैं लोक सेवा आयोग के संबंध में कुछ अनुच्छेद दिए हुए हैं। अनुच्छेद 315 संघ और राज्यों के लोक सेवा आयोग के संबंध में बात करता है। तो स्टेट पब्लिक सर्विस जो कमीशन है और यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, दोनों का मेंशन किस में है, अनुच्छेद 315 में है, ये ध्यान में रखिएगा। 316 क्या बताता है, सदस्यों की नियुक्ति कैसे होगी और उनका कार्यकाल क्या होगा। तो कार्यकाल हमने देख लिया 6 वर्ष या 65 वर्ष, 6 या 65 वर्ष। नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। आगे क्या है, 317 में लोक सेवा आयोग के सदस्य की बर्खास्तगी निलंबन, जो भी इनके सदस्य हैं उनकी बर्खास्तगी और निलंबन कैसे होगा। 318 बताता है आयोग के सदस्यों एवं कर्मचारियों की सेवा शर्तों के संबंध में नियम बनाने की शक्ति किसके पास है, आयोग के पास है। 319 आयोग के सदस्यों द्वारा सदस्यता जो है उसकी समाप्ति के पश्चात पद पर बने रहने पर रोक है। तो जो अगर उनके सदस्य हैं उनकी सदस्यता की समाप्ति हो जाती है तो उसके बाद पद पर बने रहने के लिए रोक है अनुच्छेद 319 के अनुसार। 320 क्या करता है, लोक सेवा आयोग के कार्यों का संबंध में है। 321 क्या है, लोक सेवा आयोग के कार्यों को विस्तारित करने की शक्ति। 322 लोक सेवा आयोग के कार्यों का खर्च जो होगा। 322 में क्या है, लोक सेवा आयोग का जो खर्च होगा उसके संबंध में प्रावधान है। और 323 लोक सेवा आयोग को प्रतिवेदन देने के संबंध में प्रावधान है। तो 315 ध्यान रख लीजिएगा, इसमें स्टेट और सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन दोनों हैं। और सदस्यों की नियुक्ति 316 में है। 317 में बर्खास्तगी और निलंबन है सदस्य का। और 321 320 में लोक सेवा आयोग के कार्य बताए गए हैं। 22 में लोक सेवा आयोग का खर्च क्या है। 23 में लोक सेवा आयोग के प्रतिवेदन के संबंध में सारे प्रावधान दिए गए हैं। आगे दिया है सेवाओं में स्थानांतरण, क्या दिया है, सेवाओं में स्थानांतरण करने संबंध में संघ लोक सेवा आयोग द्वारा परामर्श लिया जाता है और साक्षात्कार भी संघ लोक सेवा आयोग द्वारा ही आयोजित किया जाता है। अगर सेवाओं में स्थानांतरण के संबंध में कोई बात है, राज्य सेवाओं में, अखिल भारतीय सेवाओं में, तो इसमें क्या करना है, इसमें लोक सेवा आयोग से परामर्श लिया जाता है और इंटरव्यू भी संघ लोक सेवा आयोग द्वारा ही आयोजित किया जाता है। सेवाओं में पाठ्यक्रम व परीक्षाओं के प्रारूप में परिवर्तन की अनुशंसा संघ लोक सेवा आयोग द्वारा कार्मिक मंत्रालय को दी जाती है। तो अगर किसी परीक्षा के पैटर्न में चेंज करना है तो ये सब अनुशंसा किसके द्वारा की जाती है, तो संघ लोक सेवा आयोग द्वारा यह अनुशंसा की जाती है और किसको, कार्मिक मंत्रालय को ये सब दी जाती है। कार्मिक मंत्रालय संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से ही
कैडर का निर्धारण करता है। जो कैडर का अलॉटमेंट होता है वो किसके द्वारा किया जाता है? कार्मिक मंत्रालय द्वारा किया जाता है, लेकिन संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श के बाद ही कैडर का प्रबंधन करता है कार्मिक मंत्रालय, तो ये ध्यान में रखिएगा। लिमिटेशन ऑफ कमीशन देख लेते हैं, आयोग की सीमाएं क्या क्या है। तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक व चुनाव आयोग के समान ही संघ लोक सेवा आयोग की भूमिका भी अत्यंत महत्वपूर्ण है, परंतु संघ लोक सेवा आयोग की कुछ सीमाएं भी हैं। देख लेते हैं कि कौन कौन सी सीमाएं। जैसे सरकारी नौकरियों में आरक्षण प्रदान करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श नहीं लिया जाता है। अगर इनकी जो वैकेंसीज हैं उनमें अगर कोई रिजर्वेशन देना है तो इसमें परामर्श नहीं लिया जाता है किससे? संघ लोक सेवा आयोग से। वो काम किसका है? संसद का है। अनेक सार्वजनिक संस्थान जैसे इसरो हो गया, डीआरडीओ हो गया, केंद्रीय विश्वविद्यालय हो गया आदि के संबंध में जो नियुक्तियां हैं संघ लोक सेवा आयोग नहीं करता है। राष्ट्रपति संघ लोक सेवा आयोग के अधिकार क्षेत्र में शामिल किसी पद, सेवा व विषय को परिवर्तित कर सकता है। तो राष्ट्रपति क्या कर सकता है? पद, सेवा या विषय को परिवर्तित कर सकता है, जो किसके अंतर्गत आते हैं? संघ लोक सेवा आयोग के अंतर्गत आते हैं। लेकिन राष्ट्रपति भी ऐसा तभी करता है किसके? मंत्री परिषद की सलाह पर। आगे क्या दिया? संविधान के अनुसार राष्ट्रपति अखिल भारतीय सेवा, केंद्रीय सेवा व पद के संबंध में नियम बना सकता है, जिसके लिए संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श की उसको आवश्यकता नहीं होती है। तो संविधान में ऐसा दिया गया है कि राष्ट्रपति जो है अखिल भारतीय सेवाएं हो गई और केंद्रीय सेवा हो गई और पद जो हो गए उनके संबंध में नियम बना सकता है, और ऐसा करने के लिए उसको संघ लोक सेवा आयोग से कोई परामर्श लेने की आवश्यकता नहीं है। परंतु इस तरह के नियम को राष्ट्रपति को कम से कम 14 दिनों तक के लिए संसद के सदन में रखना होगा और संसद इसे संशोधित या निरस्त कर सकती है। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। आगे देखते हैं क्या दिया है। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष हैं, उनका कार्यकाल दिया गया है। जितने अभी तक मतलब संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष बने और उनका कार्यकाल है। तो इनमें ध्यान में रखिएगा, पहले जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? 1926 से 32 तक जो ली आयोग आया था उसके तहत अध्यक्ष बने थे कौन? तो सर रोज वारकर। तो कौन बने थे? सर रोज वारकर बने थे। तो आज़ादी के समय प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ये ध्यान में रखिएगा, पहले जो ली आयोग के तहत गठन हुआ था तो उसके तहत बने थे सर रोज वारकर 1926 से 32 तक। जो आज़ादी के समय कौन थे इसके अध्यक्ष? तो संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष आज़ादी के समय थे एच के कृपलानी। तो एच के कृपलानी थे कब? आज़ादी के समय अध्यक्ष 1947 से जनवरी 1949 तक। और डॉक्टर ए आर किदवई बने थे कौन? पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। डॉक्टर ए आर किदवई पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। उसके बाद बने रोज मिलियन बैथ्यू। तो रोज मिलियन बैथ्यू बने प्रथम महिला अध्यक्ष ही हैं। तो पहले आज़ादी के समय अध्यक्ष कौन थे? एच के कृपलानी। ए आर किदवई बने 1973 से 79 तक प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष, और 1992 से 1996 तक प्रथम महिला अध्यक्ष बनी है रोज मिलियन बैथ्यू। तो ये इनका नाम ध्यान में रख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। और वर्तमान समय में कौन है? तो वर्तमान समय में संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष हैं तो मनोज सोनी है। वर्तमान समय में मनोज सोनी संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष हैं, तो इनका नाम ध्यान में रखिएगा। तो वर्तमान में अध्यक्ष देख लिया, वर्तमान में अध्यक्ष है मनोज सोनी। पहले अध्यक्ष कौन बने थे जब ली आयोग आया था? तो सर रोज बारकर। फिर डेविड पेट्री, ये इनका नाम ध्यान में ना रखिएगा। फिर पहले ध्यान में रखिएगा आज़ादी के समय अध्यक्ष कौन थे? तो एच के कृपलानी थे। और पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर ए आर किदवई थे। रोज मिलियन बैथ्यू थी पहली महिला अध्यक्ष, तो इनके नाम ध्यान में रख लीजिएगा। बाकी वर्तमान समय तो इतना ध्यान में रख लीजिएगा इससे रिलेटेड। और ध्यान क्या क्या रखना है यूपीएससी के से रिलेटेड? तो अनुच्छेद ध्यान में रख लीजिएगा। और किसके तहत? 26 जनवरी 1950 को जो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन था उसको संघ लोक सेवा आयोग के रूप में परिवर्तित कर दिया गया। 315 से 323 अनुच्छेद। इसमें एक अध्यक्ष होता है और अन्य सदस्य हो सकते हैं। तो अन्य सदस्यों की जो संख्या होगा उसका निर्धारण करेंगे राष्ट्रपति, जो वर्तमान में 10 सदस्य हैं। और ये जिनका कार्यकाल होगा 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु। हटाया क्या जा सकता है इनको? अक्षमता और कदाचार के आधार पर इनको हटाया जा सकता है राष्ट्रपति द्वारा उच्चतम न्यायालय की जांच के बाद। 323 में बताया गया कि प्रतिवर्ष क्या किया जाएगा? अपना प्रतिवेदन राष्ट्रपति को सौंपता है आयोग। तो इतना चीज़ ध्यान में रख लीजिएगा। ये सलाहकारी कार्य भी है इसके, और ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ये भी ध्यान में रखिएगा। तो इतनी चीज़ें इसमें ध्यान में रख लीजिएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं नेक्स्ट का टॉपिक पे। नेक्स्ट क्या है हमारा? वित्त आयोग। तो वित्त आयोग देखते हैं नेक्स्ट। तो 3 टॉपिक हो, तीसरा टॉपिक है ये वित्त आयोग। पहला कौन था? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। दूसरा था यूपीएससी। और तीसरा क्या है? वित्त आयोग। तो वित्त आयोग को देख लेते हैं। वित्त आयोग किस लिए प्रावधान किया गया? तो ये क्या करता है? संघ और राज्यों के मध्य करों के विभाजन के संबंध में इसका प्रावधान किया गया संविधान में। तो वित्त आयोग का कार्य क्या है? संघ और राज्यों के मध्य करों के विभाजन के लिए संविधान में वित्त आयोग का प्रावधान किया गया है। इसलिए संघ और राज्यों में वित्तीय संबंधों में वित्त आयोग अत्यधिक महत्व रखता है। अनुच्छेद कौन सा वित्त आयोग का? तो अनुच्छेद 280 के तहत अनुसार क्या करता है? संसदीय अधिनियम 1951 के माध्यम से वित्त आयोग का गठन का प्रावधान किया गया है। तो संसदीय अधिनियम 1951 के माध्यम से वित्त आयोग का गठन किया गया है।
और इसको अनुच्छेद 280 के अंतर्गत डाला गया है। वित्त आयोग संवैधानिक संस्था है, अनुच्छेद में मेंशन हो गया तो ध्यान में रखिएगा, कोई भी चीज़ अगर अनुच्छेद के तहत आती है तो वो संवैधानिक संस्था हो जाती है संविधान के, और अगर इसका गठन किसी एक्ट के तहत होता है वो गैर संवैधानिक संस्था होती है, लेकिन उसको विधिक भी संस्था कहते हैं। तो ये चीज़ ध्यान में रख लीजिएगा। गठन क्या है, राष्ट्रपति करता है। किसका गठन? वित्त आयोग का गठन करता है राष्ट्रपति, और प्रत्येक 5 वर्ष पर करता है, और इससे पहले भी कर सकता है, अगर जैसा वो आवश्यक समझता है तो उस हिसाब से इसका गठन कर सकता है। वित्त आयोग का जो इसमें क्या क्या होते हैं, एक अध्यक्ष होता है और 4 अन्य सदस्य होते हैं। तो वित्त आयोग में जो संस्था है उसमें कौन कौन होते हैं, एक अध्यक्ष होता है और 4 सदस्य होते हैं, तो मतलब 5 सदस्यीय संस्था है ये। जो इस प्रकार इनका जो दिया गया, जो इनके सदस्य उनकी संरचना दिया गया है, तो देख लेते हैं। अध्यक्ष जो बनता है उसको क्या, सार्वजनिक कार्यों का अनुभव रखने वाला व्यक्ति होना चाहिए। तो वित्त आयोग का जो अध्यक्ष बनाया जाता है वो उसका क्या मतलब योग्यता होनी चाहिए, तो मतलब सार्वजनिक कार्यों का अनुभव रखने वाला एक व्यक्ति होना चाहिए। जो अन्य सदस्य हो गए 4, उनकी नियुक्ति कैसे होती, तो उनमें एक जो होना चाहिए वो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की योग्यता रखने वाला व्यक्ति होना चाहिए। दूसरा सदस्य जो होना चाहिए वो सरकार के वित्त और लेखाओं का ज्ञान रखने वाला व्यक्ति होना चाहिए। तीसरा सदस्य जो होना चाहिए वो वित्तीय और प्रशासनिक मामलों का अनुभव रखने वाला व्यक्ति होना चाहिए, और चौथा सदस्य जो होना चाहिए वो आर्थिक मामलों का विशेषज्ञ व्यक्ति होना चाहिए। संविधान ने संसद को इन सदस्यों की योग्यता और चयन विधि का निर्धारण करने का अधिकार दिया है। तो संविधान ने संसद को यह अधिकार दे दिया है कि जो सदस्य हैं इनकी योग्यता का निर्धारण करे और कैसे जिनका चयन होना है, ये सारा निर्धारण कौन करे, संसद करे। संविधान ने पावर दी है संसद को। वित्त आयोग के कार्य देख लेते हैं। वित्त आयोग क्या करता है, भारत के राष्ट्रपति को निम्नलिखित मामलों पर सिफारिश करता है। कौन कौन से मामले हो गए, तो संघ और राज्यों के मध्य जो करों का शुद्ध आगम है, जो नेट टैक्स होते हैं, नेट प्रोसीड टैक्स होते हैं, उनका वितरण, और राज्यों के बीच ऐसे आगमों का आवंटन कैसे होना है, तो इस संबंध में क्या बताएगा, वित्त आयोग राष्ट्रपति को मामले में सिफारिश करेगा। दूसरा है, भारत की संचित निधि में से राज्यों के राजस्व में सहायता अनुदान को विनियमित करने वाले सिद्धांत के संबंध में क्या करेगा, सिफारिश करेगा। जो भारत की संचित निधि उसमें से राज्यों को अगर कोई सहायता अनुदान दिया जाना है तो उस संबंध में विनियमित करने वाले सिद्धांत के संबंध में क्या करेगा, राष्ट्रपति को सिफारिश करेगा। राज्य वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर राज्य में नगर पालिकाओं पंचायतों के संसाधनों की आपूर्ति के लिए राज्य की संचित निधि के संवर्धन के लिए आवश्यक उपाय भी करता है। कि उपयुक्त कार्यों को, कौन से जो ऊपर ये कार्य दिए गए हैं, उपयुक्त कार्य को वर्ष 1992 में 73वें और 74वें संविधान संशोधन द्वारा शामिल किया गया था। तो ये सारे कार्य किसको, कौन से संविधान संशोधन के द्वारा शामिल किया गया था, 73वें और 74वें संविधान संशोधन द्वारा। राष्ट्रपति द्वारा आयोग को सुदृढ़ वित्त के हित में निर्दिष्ट किए गए कोई अन्य विषय, तो आगे देख लेते हैं कौन से अन्य विषय हैं। केंद्र और राज्यों की वर्तमान वित्तीय स्थिति, घाटे, ऋण स्तरों, नकदी शेष, राजकोषीय अनुशासन के प्रयासों की समीक्षा करना। इसके अतिरिक्त सशक्त राजकोषीय प्रबंधन के लिए राजकोषीय समेकन, फिस्कल कंसोलिडेशन की रूपरेखा की अनुशंसा करना। जीएसटी प्रणाली के केंद्र व राज्यों की वित्तीय स्थिति पर प्रभाव का आकलन करना। वित्त आयोग अपनी रिपोर्ट किसको सौंपता है, तो राष्ट्रपति को सौंपता है। तो प्रीलिम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या ध्यान रखना है, रिपोर्ट किसको सौंपता है, राष्ट्रपति को सौंपता है। यहाँ पीटी लिख देता हूँ मैं। इसे संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखता है राष्ट्रपति, और रिपोर्ट के साथ उसके आकलन संबंधी ज्ञापन एवं इस संबंध में उठाए जा सकने वाले कदमों के बारे में विवरण रखा जाता है। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। आगे क्या है, भारत में जो प्रथम वित्त आयोग का गठन हुआ था वो कब हुआ था, तो 1951 में। तो प्रथम वित्त आयोग का गठन कब हुआ था, 1951 में। यहाँ भी पीटी प्रीलिम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो ये देख लीजिएगा। और इसके अध्यक्ष कौन थे, तो केसी नियोगी थे। तो पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे, केसी नियोगी थे। गठन 1951 में हुआ था, और अभी तक कितने 15 वित्त आयोग का गठन किया जा चुका है। तो देखते हैं 15वां वित्त आयोग जो हाल ही में है गठन किया गया, जिसका नवंबर 27, 2017 को भारत सरकार के पूर्व सचिव कौन थे, एनके सिंह की अध्यक्षता में क्या किया गया, 15 वित्त आयोग का गठन किया गया। तो 15 वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो एनके सिंह है। ये ध्यान में रखिएगा। 15 वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो एनके सिंह है। इनके अध्यक्ष जो थे एनके सिंह, और सदस्य और कौन कौन से हैं, तो पूर्णकालिक सदस्य हैं अजय नारायण झा, अनूप सिंह सदस्य हैं पूर्णकालिक, अशोक लाहिड़ी, रमेश चंद्र, 4 इसके पूर्णकालिक सदस्य हैं, और एक सचिव है कौन, अरविंद मेहता। तो ये ध्यान में रखिएगा। 15 वित्त आयोग ने अपनी रिपोर्ट को 2 अवधि वर्ष, 15 वित्त आयोग है, इसका 2 बार गठन, इसकी अवधि वर्ष को बढ़ाया गया। पहले क्या किया, 20 से 21 वर्ष, 2020 से 21 तक, और फिर 21 से 26 तक प्राप्त होने वाले कर और गैर कर राजस्व के आधार पर केंद्र और राज्य सरकारों के संसाधनों को ध्यान में रखते हुए प्रस्तुत किया इसने। तो 2 अवधि के लिए इसने प्रस्तुत किया है क्या,
केंद्र और राज्य सरकारों के संसाधनों को ध्यान में रखते हुए इसके प्रस्तुत किया है 2 अवधि वर्ष के लिए रिपोर्ट अपनी। तो ये ध्यान में रखिएगा। वित्त आयोग की शक्तियाँ देख लेते हैं। वित्त आयोग जो है सिविल न्यायालय की शक्तियाँ इसको भी प्राप्त हैं, और यह किसी भी विभाग से कोई भी दस्तावेज मंगवा सकता है तथा किसी भी व्यक्ति को सम्मन जारी कर सकता है। अगर कोई भी बॉडी है, चाहे कॉन्स्टिट्यूशनल हो या नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल, अगर वो किसी व्यक्ति के खिलाफ सम्मन जारी कर सकती है देश में किसी विभाग पे, और अगर किसी भी विभाग से दस्तावेज मंगवा सकती है, तो उसे क्या कहते हैं, वो सिविल न्यायालय की शक्ति इसको कहते हैं। तो सिविल न्यायालय की शक्तियाँ प्राप्त होती हैं इनको। भूमिका देख लेते हैं। यह बात उल्लेखनीय है कि वित्त आयोग के अनुशंसाओं की प्रकृति जो होती है सलाहकारी होती है। तो पहले क्या ध्यान में रखना है, इनकी जो अनुशंसाएं होती है उसकी प्रकृति कैसी होती है, सलाहकारी, ना कि बाध्यकारी, और केंद्र सरकार पर निर्भर करता है कि वह राज्य सरकारों को दी जाने वाली सहायता के संबंध में आयोग की अनुशंसाओं को लागू करे अथवा ना करे। अर्थात संविधान में यह नहीं बताया गया है कि आयोग की अनुशंसाओं को मानने के लिए भारत सरकार बाध्य होगी या नहीं। तो संविधान में ऐसा कहीं भी मेंशन नहीं किया गया कि ये जो भी अनुशंसाएं करता है आयोग वो मानने के लिए बाध्य होगा कि नहीं होगी केंद्र सरकार, तो ये कहीं भी नहीं दिया गया। तो इस प्रकार से इसको देखें अगर, तो इसकी प्रकृति क्या है, जो इनकी अनुशंसाएं हैं वो सलाहकारी तरह की हैं। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। आगे देखते हैं क्या, आयोग द्वारा की गई अनुशंसाओं के आधार पर राज्यों को प्राप्त धन को लाभकारी मामलों में लगाने का उसे विधिक अधिकार होगा। जो आयोग द्वारा की गई अनुशंसा के आधार पर राज्यों को कोई धन प्राप्त होता है तो लाभकारी मामलों में लगाने के लिए उसे विधिक अधिकार है, जो भी राज्य होगा। तो ये देख लीजिएगा। भारत के वित्त आयोग तो पहले कौन थे, केसी नियोगी देख लिया। इन्होंने अनुशंसा कब की, 52 से 57 तक के वर्ष के लिए, और गठन कब हुआ था, 1951 में। दूसरे कौन थे, के संथानम। तो दूसरे अध्यक्ष कौन थे, के संथानम। इन्हें अनुशंसा की 57 से 62 तक के वर्ष के लिए। तीसरे अध्यक्ष कौन थे, तो तीसरा जो वित्त आयोग बना था उसके अध्यक्ष कौन थे, ए के चंद्रा। अनुशंसा किसके, अनुशंसा वर्ष कौन सा है इनका, 62 से 66। तो पहला ध्यान रख लीजिएगा केसी नियोगी, दूसरे के संथानम, और तीसरे ए के चंद्रा। आगे देख लेते हैं। और जो 15वें हैं अभी इनका ये 15वां वित्त आयोग का गठन कब किया गया था, 2017 में किया गया था। इसने अनुशंसा 2 टेन्योर के लिए इसने अनुशंसा की है, 20-21 के लिए और 21 से 26 के लिए। तो ये ध्यान में रखिएगा। कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न दिए हुए हैं, अगर इनको लगा लीजिएगा, जैसे आंसर इसमें दिया हुआ है सबका, तो इनको एक बार देख लीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। तो नेक्स्ट टॉपिक क्या है, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। तो इसको देख लेते हैं। तो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या दिया है, भारत का संविधान का जो अनुच्छेद 148 है उसमें क्या दिया गया है, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक जो है उसके स्वतंत्र पद की व्याख्या की गई है। तो अनुच्छेद 148 में दिया गया जो क्या की स्वतंत्र पद है उसकी व्यवस्था की गई है। और महालेखा परीक्षक का मुख्य कार्य क्या है, संसद द्वारा आवंटित जो धन है उसकी देखरेख करना, साथ ही यह देखना कि सरकारी धन का उपयोग उचित तरीके से हो रहा है या नहीं हो रहा है। साथ ही सरकार को वित्तीय मितव्ययिता के उपाय सुझाना इसका महत्वपूर्ण कार्य है। तो इंपॉर्टेंट कार्य का क्या क्या है, संसद जो धन आवंटित करता है उसकी देखरेख करना, साथ ही यह देखना जो सरकारी धन है उसका उपयोग एकदम सही तरीके से हो रहा है या नहीं हो रहा है। दूसरा, इसका नियंत्रण राज्य और केंद्र के दोनों स्तरों पर होता है। तो जो कैग है ये किसका, राज्य और केंद्र दोनों स्तरों पर कार्य करता है। इसका कर्तव्य क्या होता है कि भारतीय संविधान एवं संसद की विधि के तहत वित्तीय प्रशासन पर निगरानी करना। तो इसका जो मेन कार्य क्या होता है, जो राज्य और केंद्र स्तर हैं इन दोनों स्तरों पर क्या इसका कर्तव्य होता है कि भारत के संविधान और संसद की विधि के तहत वित्तीय प्रशासन पर निगरानी रखना। वर्ष 1976 में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कर्तव्यों और अधिकारों की सीमा के अंतर्गत केंद्र और राज्य सरकार दोनों के लेखा परीक्षण तथा सभी तरह के वित्तीय लेन देन के समस्त लेखे सम्मिलित हैं। परंतु 1976 में संसद द्वारा एक पारित किया जाता है अधिनियम, उसके माध्यम से कैग को लेखांकन संबंधी दायित्वों से पूर्णतः मुक्त करते हुए उसके कार्यों को केवल लेखा परीक्षण तक सुनिश्चित कर दिया जाता है। तो 1976 से पहले क्या था कि जो कैग है वो क्या करता था, लेखांकन भी मतलब ऑडिटिंग भी करता था, फिर लेकिन उस 76 के बाद इसकी ऑडिटिंग बंद कर दी गई। अब केवल क्या करता है, वो लेखा परीक्षक का काम करता है। तो ये ध्यान में रखिएगा। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कहा था क्या कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक भारतीय संविधान के तहत सर्वप्रमुख अधिकारी होगा। यह लोकतांत्रिक व्यवस्था में भारत सरकार के वित्तीय रक्षकों में से एक होगा, और इन वित्तीय रक्षकों में उच्चतम न्यायालय, निर्वाचन आयोग और संघ लोक सेवा आयोग सम्मिलित हैं। तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने क्या बताया था कि नियंत्रक एवं महालेखा जो परीक्षक है उसका जो पद होगा भारतीय संविधान के तहत सर्वप्रमुख अधिकारी का होगा, और यह लोकतांत्रिक व्यवस्था में भारत सरकार के वित्तीय रक्षकों में से एक होगा। इन वित्तीय रक्षकों में कौन कौन से आते हैं, तो उच्चतम न्यायालय, निर्वाचन आयोग और संघ लोक सेवा आयोग। आगे देखते हैं क्या है कैग की संरचना। तो कैग की संरचना में
यह क्या है, एकल सदस्यीय निकाय है। तो ध्यान क्या रखना है, यह कैग जो है एकल सदस्यीय निकाय है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। अगर पूछ ले क्या क्या बहुसदस्यीय निकाय, तो नहीं है, एकल सदस्यीय निकाय है, तो यहाँ पीटी लिख देता हूँ मैं। भारत के महालेखा परीक्षक विभाग परीक्षा विभाग और संवैधानिक का प्रमुख होता है। जो भारत का महालेखा परीक्षा विभाग है उसका ये संवैधानिक प्रमुख होता है। इस विभाग के अन्य अधिकारी पूर्णतः किसके अधीनस्थ होते हैं, तो कैग के अधीनस्थ होते हैं। भारत के अन्य राज्यों में कैग के एजेंट के रूप में कई अकाउंटेंट जनरल नियुक्त किए जाते हैं। तो कई अकाउंटेंट जनरल नियुक्त किए जाते हैं कैग के एजेंट के रूप में, जो राज्य सरकार के लेखाओं की जानकारी कैग को देते हैं। आगे क्या दिया है, नियुक्ति कार्यकाल है पदमुक्ति। तो इसकी नियुक्ति और कार्यकाल और पदमुक्ति के संबंध में कुछ प्रावधान देख लेते हैं। नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है। तो ये ध्यान में रखिएगा, नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। और राष्ट्रपति के समक्ष भी शपथ ग्रहण कहाँ करता है, तो शपथ ग्रहण भी राष्ट्रपति के समक्ष ही करता है। तो नियुक्ति जो राष्ट्रपति करता है, शपथ ग्रहण भी राष्ट्रपति के समक्ष करता है। कार्यकाल 6 वर्ष 65 वर्ष। अभी तक हमने जितनी बॉडी देखी, यूपीएससी हो जाए, इलेक्शन कमीशन हो जाए, हो या फिर इससे पहले जो हमने एक और बॉडी देखी थी, उनमें सब में क्या है कि 6 वर्ष या 65 वर्ष की अधिकतम आयु हुई थी। तो ये ध्यान में रखिएगा। इससे पहले वह किसी भी समय राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र सौंप कर पद छोड़ सकता है। कैग अपने पद पर उसी प्रकार से, जो कैग है उसको उसके पद से उसी प्रकार से हटाया जा सकता है उसको, जिस प्रकार से उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। तो इसको उसी प्रकार से हटाया जा सकता है इसके पद से, जिस प्रकार से उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। और कैग के वेतन जो है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समकक्ष होंगे। तो इसके जो वेतन भत्ते होते हैं वो किसके, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समकक्ष होते हैं। कैग के जो पेंशन व भत्ते होते हैं वो किससे, भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं। तो ये ध्यान में रखिएगा, कैग के पेंशन व भत्ते किस पर भारित होते हैं, भारत की संचित निधि पर। तो ये ध्यान में रख लीजिएगा। और भारत की संचित निधि कौन से अनुच्छेद 266 में इसका उल्लेख है, तो आर्टिकल 266 में इसका उल्लेख है किसका, भारत की संचित निधि पर, भारत की संचित निधि का। और ये किस पे, कैग के जो वेतन भत्ते होते हैं वो किस पे, भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं। अवकाश प्राप्ति के साथ क्या है, अवकाश प्राप्ति के पश्चात जो कैग है वो कोई भी सरकारी पद धारण नहीं कर सकता। मतलब यह पुनर्नियुक्ति के पात्र भी नहीं होते। तो ध्यान में रखिएगा, पुनर्नियुक्ति के पात्र भी नहीं होते हैं। तो ये ध्यान में रख सकते हैं आप प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। देखते हैं आगे कैग के कार्य। महालेखा परीक्षक का प्राथमिक कार्य यह सुनिश्चित करना है कि संसद द्वारा आवंटित धन को उसी उद्देश्य हेतु व्यय किया जा रहा है जिस उद्देश्य हेतु संसद ने उसे आवंटित किया। तो पहला प्रमुख कार्य क्या है, अगर संसद किसी कार्य के लिए कोई धन आवंटित करती है तो इसने इसको देखना है कि जिस कार्य के लिए संसद ने धन आवंटित किया है, क्या धन का उपयोग उसी कार्य के लिए किया जा रहा है। साथ ही यह भी देखना कि धन वही प्राधिकरण खर्च कर रहा है जिसे खर्च करने के लिए प्राधिकृत किया गया था। अगर किसी प्राधिकरण को खर्च करने के लिए आवंटित किया गया था कोई धन, तो क्या उसी के द्वारा ये खर्च किया जा रहा है, तो ये भी देखना इसका कार्य है। दूसरा, लेखा परीक्षक का उद्देश्य यह होता है कि प्रत्येक खर्चे की वित्तीय आलोचना की जाए, यदि कोई अनियमितता पाई जाती है तो उस पर उचित कार्रवाई की जा सके। नियंत्रक महालेखा परीक्षक अधिनियम 1977 नियंत्रक महालेखा परीक्षक अधिनियम 1977 के अनुसार क्या है, कैग निम्नलिखित खर्चों का लेखा परीक्षण करता है। तो कौन सा, नियंत्रक है महालेखा परीक्षक एक अधिनियम है 1977, उसके अनुसार कैग जो है नीचे दिए गए जो जितने भी वो हैं इनका क्या करता है, ऑडिट करता है। तो देख लेते हैं, भारत की संचित निधि पर भारित केंद्र सरकार तथा राज्य सरकारों के सभी खर्चों का क्या करता है, ऑडिट करता है। भारत की आकस्मिकता निधि और लोक निधि के संबंध में सभी खर्चों का ऑडिट करता है। सरकार के सभी विभागों की जमा पूंजी की जांच करना, सभी सरकारी कंपनियों के खर्चे की जांच करना, ये सब किसके कार्य के अंतर्गत आते हैं, नियंत्रक महालेखा परीक्षक के अंतर्गत। आगे क्या दिया है, कैग राज्य व केंद्र सरकारों के सभी खर्चों की वित्तीय जांच करता है। खर्चे कहाँ से किए गए, किस उद्देश्य से किए गए, किस प्राधिकारी द्वारा किए गए, किन योजनाओं में किए गए, इन सभी प्रकार के प्रश्नों की जांच कौन करता है, तो क्या करता है। नियंत्रक महालेखा परीक्षक किसी कर या शुल्क की शुद्ध आगमों का निर्धारण तथा प्रमाणन भी करता है। जो नियंत्रक महालेखा परीक्षक है, कोई टैक्स हो गया या शुल्क हो गया, उसके शुद्ध आगमों का निर्धारण और प्रमाणन भी करता है। और यह शुद्ध आगमों का अर्थ है कि कर या शुल्क की ऐसी प्राप्तियां जिसमें संग्रहण लागत सम्मिलित ना हो। तो शुद्ध आगम मतलब जो संग्रहण करने में, किसी टैक्स को वसूलने में जो पैसा खर्चा होता है, या किसी सेस को या फिर इन सब चीज़ों को जो वसूलने में खर्चा होता है, उसको हटा के जो शुद्ध बचता है वो क्या होता है, शुद्ध आगम। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा अनुच्छेद 297 के अनुसार। कैग सभी प्रशासनिक प्राधिकरणों के खर्चों एवं प्राप्तियों की जांच करता है। तो कैग सभी प्रशासनिक प्राधिकरणों के खर्चों एवं प्राप्तियों की जांच भी करता है। और कैग द्वारा स्वायत्त निकायों, कैग द्वारा क्या, स्वायत्त निकायों के लेन देन, प्रारंभिक रिकॉर्ड खातों, रजिस्टर
वह प्रतिवेदन की जांच की जाती है इसके द्वारा। वह निम्न प्राप्तियों और व्ययों का भी लेखा परीक्षण करता है। तो देख लेते हैं कौन कौन सी प्राप्तियों व्ययों का लेखा परीक्षण भी करता है। तो पहला क्या दिया है इसमें, पहला है कि वे सभी निकाय एवं प्राधिकरण जिन्हें केंद्र या राज्य सरकारों से अनुदान प्राप्त होता है, इनका भी लेखा परीक्षण करेगा। क्या किसका, वे सभी निकाय एवं प्राधिकरण जिन्हें केंद्र या राज्य सरकारों से अनुदान प्राप्त होता है, उनका भी लेखा परीक्षण करेगा। और दूसरा दिया है, जब संबद्ध नियमों द्वारा आवश्यक हो अन्य निगमों और निकायों का भी लेखा परीक्षण कर सकेगा। ये अनुच्छेद 151 बताता है क्या, कि केंद्र सरकार के लेखों से संबंधित प्रतिवेदन किसको, राष्ट्रपति को सौंपता है, जो उसे संसद के पटल पर रखता है। ये प्रतिवेदन किसको सौंपता है, अनुच्छेद 151 के अनुसार कैग जो है प्रतिवेदन सौंपेगा राष्ट्रपति को, और राष्ट्रपति किसे रखेगा, कहाँ पे, संसद के समक्ष रखेगा, पटल पर, अनुच्छेद 151 के तहत। अनुच्छेद 151 में एक और दिया, राज्य सरकारों के जो लेख हैं उनसे संबंधित प्रतिवेदन राज्यपाल को सौंपेगा, और राज्यपाल उसे कहाँ रखेगा, विधानमंडल के पटल पर। नेक्स्ट है, महालेखा परीक्षक संसद का अभिकर्ता होता है। जो कैग होता है वो क्या होता है कि संसद का अभिकर्ता या एजेंट होता है, उसी के माध्यम से खर्चों का लेखा परीक्षण करता है। जो महालेखा परीक्षक है वो संसद का एजेंट होता है और उसी के माध्यम से खर्चों का लेखा परीक्षण करता है। इस तरह वह क्या होता है, केवल संसद के प्रति जिम्मेदार होता है। तो कैग केवल संसद के प्रति जिम्मेदार होता है, तो ये ध्यान में रख लीजिएगा। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लेखा परीक्षा हेतु प्रशिक्षण देना भी कैग की महत्वपूर्ण कार्य है। तो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो लेखा परीक्षण है उसका प्रशिक्षण देना भी कैग के कुछ इंपॉर्टेंट कार्य हैं, तो ये ध्यान में रखिएगा। आगे देखते हैं कैग की शक्तियाँ क्या है। कैग की शक्तियों में दिया है आगे कि क्या, यह केंद्र सरकार का सर्वोच्च लेखांकन अधिकारी होता है जो सिविल न्यायालय की शक्ति धारण किए हुए है। तो क्या ये सिविल न्यायालय की शक्ति धारण किए हुए है, और क्या होता है, सर्वोच्च लेखांकन अधिकारी होता है किसका, केंद्र सरकार का। इसके आगे कह दिया, इसके अंतर्गत वह किसी भी विभाग के लेखा प्रपत्र की जांच कर सकता है और किसी भी विभाग से दस्तावेज मंगवा सकता है। किसी भी विभाग के लेखा प्रपत्र की जांच कर सकता है क्या है, और किसी भी विभाग से दस्तावेज मंगवा सकता है। तो इसलिए इसको सिविल न्यायालय की शक्तियाँ प्राप्त हैं इस संबंध में। तो आगे क्या है, कुछ संबंधित अनुच्छेद दिए हैं कैग से संबंधित, तो देख लेते हैं। अनुच्छेद 148 से 151 तक इसका संबंध है अनुच्छेद का। तो 148 में क्या दिया है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति एवं पदमुक्ति के संबंध में प्रावधान है अनुच्छेद 148 में। अनुच्छेद 149 में क्या प्रावधान है कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के जो कार्य और शक्तियाँ हैं उसके संबंध में प्रावधान है। अगर कैग के कार्य और शक्तियों के संबंध में प्रावधान पूछे तो अनुच्छेद 149 है। नियुक्ति और पदमुक्ति से संबंधित पूछे कहाँ प्रावधान है कैग से, तो अनुच्छेद 148 में। 150 में क्या है, संघ और राज्यों के लेखा प्रारूपों के संबंध में राष्ट्रपति को जो सलाह देता है, तो राष्ट्रपति को सलाह देने के संबंध में किसमें, कौन से अनुच्छेद में है, तो 150 में संघ और राज्यों के लेखा प्रारूपों के संबंध में। और ऑडिटिंग किस में है, तो 151 में है। अंकेक्षण प्रतिवेदन किस पे है, तो अनुच्छेद 151 में, तो ये ध्यान में रखिएगा। आगे देखते हैं, ये नाम दिए हैं और कौन सी अवधि दी गई है। तो पहले कैग कौन थे, इनका नाम जरूर ध्यान में रखिएगा। वी नरहरि राव थे पहले कैग, 1948 से 56 तक इनका टेन्योर रहा था। फिर उसके बाद एस के चंद्रा रहे हैं, कौन, 54 से 60 तक। तो पहले कौन थे, वी नरहरि राव रहे हैं पहले कैग, ये सबको पता होना चाहिए। 1948 से 54 तक का इनकी अवधि थी। दूसरे थे ए के चंद्रा, इनका भी टेन्योर ध्यान रखने की जरूरत नहीं, लेकिन ये ध्यान में रख लीजिएगा क्या, कि दूसरे नंबर के कैग रहे थे, इनका नाम है ए के चंद्रा। तीसरे कौन थे, ए के राय। तो पहला, दूसरा, तीसरा ध्यान रख लीजिएगा। और इसमें जो वर्तमान में है तो क्या नाम है इनका, गिरीश चंद्र मुर्मू है वर्तमान में। तो गिरीश चंद्र मुर्मू वर्तमान में क्या है, इनका नाम ध्यान रखिएगा, पहले, दूसरे, तीसरे का ध्यान रख लीजिएगा। और गिरीश चंद्र मुर्मू से कौन थे, तो राजीव महर्षि। कौन थे, राजीव महर्षि थे गिरीश चंद्र मुर्मू से पहले, जिन्होंने 2020 तक का कार्यभार संभाला कैग का। तो ये चीज़ें ध्यान में रखिएगा। वर्तमान कुछ पदाधिकारी दिए हैं अलग से, तो इनके नाम देख लीजिए। इरडा जो है, इरडा मतलब भारतीय बीमा नियामक विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन है, तो देवाशीष पांडे है, पांडा लिखा है, तो देवाशीष पांडा है इरडा के। और सेबी के कौन है, माधवीपुरी बुच है। तो सेबी की वर्तमान पदाधिकारी कौन है, तो माधवीपुरी बुच है अध्यक्ष इसकी। और इरडा की कौन है, देवाशीष पांडा। तो ये ध्यान में रखिएगा नाम। तो इतना ही इसमें ध्यान में रखना है। अनुच्छेद ध्यान में रख लीजिएगा, मैं इस पर पीटी लिख दे रहा हूँ, जो जो ध्यान रखना है प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। आर्टिकल ध्यान रख लीजिएगा, और क्या करता है ये, तो आर्टिकल 148 में इसका दिया गया 6 वर्ष है, बाकी मैंने इसमें पीटी लिख दिया जो भी इंपॉर्टेंट था। तो इतनी चीज़ें इसमें ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट उसमें। नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है हमारा, तो नीति आयोग। नेक्स्ट कौन सा है, नीति आयोग। तो नीति आयोग स्टार्ट करते हैं। तो ये कौन सी बॉडी है, हमने अभी जो पढ़ रहे हैं 5वें नंबर की बॉडी में आ गया नीति आयोग। इससे पहले 4 बॉडी हम लोग पढ़ चुके हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल ये है क्या है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है।
तो नीति आयोग क्या है? नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, पहले तो ये ध्यान में रख लीजिएगा। आगे देख लेते हैं। नीति आयोग का जो गठन हुआ था वो केंद्र सरकार द्वारा कब किया गया था? 1 जनवरी 2015 में। तो कब गठन किया गया था इसका? 1 जनवरी 2015 को इसका गठन किया गया था। किसके स्थान पर? तो योजना आयोग के स्थान पर। यह आप सबको पता होगा, नीति आयोग का जो गठन हुआ योजना आयोग के स्थान पर किया गया है 1 जनवरी 2015 को। सरकार के कौन से थिंक टैंक के रूप में सेवाएं प्रदान करता है और केंद्र व राज्य सरकारों के नीति निर्माण के संबंध में प्रासंगिक महत्वपूर्ण तकनीकी परामर्श उपलब्ध कराता है। तो ये एक तरह का परामर्शी निकाय है, परामर्श है देता है। और इसके जो परामर्श होते हैं वो बाध्यकारी नहीं होते हैं, ये ध्यान में रख लीजिएगा, बाध्यकारी नहीं होते हैं इसके परामर्श। और ये कौन सी उस पर अप्रोच पे काम करता है? तो बॉटम अप अप्रोच पे काम करता है। किस पे? बॉटम अप अप्रोच पे काम करता है। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। और जो इससे पहले योजना आयोग था वो किस पे? टॉप टू बॉटम अप्रोच पे काम करता था, लेकिन ये बॉटम अप अप्रोच पे काम करता है। और ये एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, इसके जो सलाह होंगी वो बाध्यकारी नहीं होते, एक थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है। इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, स्ट्रक्चर पूछा जाता है पेपर में काफ़ी बार। तो स्ट्रक्चर में यहाँ ध्यान रख लीजिए, गठन कब हुआ था? 2015 में। तो पीटी लिख देता हूँ मैं यहाँ पे। तो इसकी संरचना देखते हैं। अध्यक्ष कौन होता है? तो नीति आयोग का जो अध्यक्ष होता है ये सबको पता होगा, भारत के प्रधानमंत्री जो भी होंगे वो इसके अध्यक्ष होंगे। और गवर्निंग काउंसिल में क्या होते हैं इसके? सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और संघ राज्य क्षेत्रों के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं वो किस में आते हैं? इसके गवर्निंग काउंसिल में आते हैं। तो जितने भी राज्य हैं टोटल उसके मुख्यमंत्री और प्लस जो यूटीज़ हैं उसके उपराज्यपाल जो होंगे वो किसके? गवर्निंग काउंसिल में आएंगे। और कुछ विशेष आमंत्रित सदस्य भी इसमें जो होते हैं। तो नीति आयोग में कुछ विशेष आमंत्रित सदस्य भी होते हैं, जिसमें क्या होगा? विभिन्न क्षेत्र के विशेषज्ञ आते हैं, प्रधानमंत्री द्वारा इनको नामित किया जाता है। तो जो विशेष आमंत्रित सदस्य होते हैं उनको नामित कौन करता है? तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, उनको नामित करता है प्रधानमंत्री। वो विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ होते हैं। उपाध्यक्ष जो होगा वो उसकी नियुक्ति कौन करता है? तो उसकी नियुक्ति भी प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है। और सदस्य जो होते हैं इसके पूर्णकालिक, उनको देख लेते हैं। तो पूर्णकालिक सदस्यों के बारे में जान लेते हैं। तो इसके जो ये सदस्य दिए हुए हैं ये कौन कौन से? ये पूर्णकालिक सदस्य होते हैं, जैसे गवर्निंग काउंसिल के मुख्यमंत्री हो गए राज्यों के, और उपराज्यपाल हो गए, विशेष आमंत्रित सदस्य हो गए, उपाध्यक्ष हो गए। इनकी नियुक्ति प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है, देख लीजिएगा। कुछ अंशकालिक सदस्य होते हैं, जिसमें कौन कौन से आते हैं? अग्रणी विश्वविद्यालय, शोध संस्थाओं और अन्य सुसंगत संस्थाओं के अधिकतम 2 पदेन सदस्य। अंशकालिक सदस्य श्रेणी के आधार पर होंगे। पदेन सदस्य कौन होंगे? तो केंद्रीय मंत्री परिषद के अधिकतम कितने? 4 सदस्य। तो मंत्री परिषद जो होती है केंद्र की उसके अधिकतम 4 सदस्य प्रधानमंत्री द्वारा नामित किए जाते हैं। ये कौन से सदस्य होते हैं? तो पदेन सदस्य होते हैं। मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता है जिसको सीईओ कहते हैं। तो ये भारत सरकार के सचिव स्तर का अधिकारी होता है और निश्चित कार्यकाल हेतु इसको प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो इसमें एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, इसमें जो नियुक्तियां होती हैं वो प्रधानमंत्री द्वारा नामित भी किया जाता है और नियुक्ति भी प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है। किसमें? नीति आयोग में। यहाँ राष्ट्रपति का रोल नहीं है, तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। आगे क्या है? विशिष्ट मुद्दों एवं ऐसे आकस्मिक मामलों जिनका संबंध एक या एक से अधिक राज्य क्षेत्र से हो को देखने के लिए कौन सी क्षेत्रीय परिषदें निर्मित की जाती हैं? ये परिषदें जो होती हैं विशिष्ट कार्यकाल के लिए बनाई जाती हैं। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। आगे देखते हैं क्या? नीति आयोग का उपाध्यक्ष प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त होता है, जैसा भी हमने देखा ऊपर। जो उपाध्यक्ष होगा किसके द्वारा? प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त होगा। और मुख्य कार्यपालक अधिकारी भी किसके द्वारा नियुक्त होता है? तो प्रधानमंत्री द्वारा ही नामित होता है। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। इसमें पूर्णकालिक सदस्य का ग्राफ देख लिया, अंशकालिक सदस्य और पदेन सदस्य ये हमने देख लिया। आगे देखते हैं क्या इसमें? राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये नीति आयोग का फुल फॉर्म होता है, सबको पता होगा। गठन बता दिया हमने 1 जनवरी 2015। पूर्ववर्ती योजना आयोग था, इससे पहले नाम अधिकार क्षेत्र भारत सरकार का होता है। इसके अंदर का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। उपाध्यक्ष कौन है वर्तमान में? तो सुमन के बेरी, इनका नाम ध्यान में रखिएगा। सुमन के बेरी वर्तमान में उपाध्यक्ष हैं। अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है, वेबसाइट ये पता है हमको। तो ये ध्यान में रख लीजिएगा पूरा ग्राफ, ये पीटी के लिए इंपॉर्टेंट है। और ये संरचना है, इसके स्ट्रक्चर जो है ये जरूर ध्यान में रख लीजिएगा। ये पूरा स्ट्रक्चर पीटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछ लेता है। तो इनमें ये भी पूछता है ज़्यादातर कि इनको नामित कौन करता है और कितने अंशकालिक सदस्य होते हैं और कितने विशेष आमंत्रित सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है। तो ये सब पता देख लीजिएगा, जरूर ध्यान में रखिएगा इसको। और भारत के प्रधानमंत्री के निर्देश पर क्या होता है? क्षेत्रीय परिषदें जो होती हैं उनकी बैठक होती है और इनमें संबंधित क्षेत्र के राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल शामिल होते हैं। इन बैठक की अध्यक्षता जो होती है नीति आयोग का उपाध्यक्ष करता है। जो रीजनल काउंसिल होती हैं, क्षेत्रीय परिषदें जिनकी बैठक होती है, तो इसमें ध्यान में रखिएगा जो क्षेत्रीय परिषदों की बैठक होती है उसमें मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के राज्यपाल उपराज्यपाल आते हैं। और जिनकी जो बैठक की अध्यक्षता होती है वो कौन करता है? नीति आयोग का उपाध्यक्ष करता है, जो वर्तमान में कौन है? सुमन के बेरी हैं। उद्देश्य और कार्य देख लेते हैं।
विकास प्रक्रिया में निर्देश और रणनीतिक परामर्श देना इसका एक उद्देश्य है। दूसरा क्या है, सहयोगात्मक संघवाद का विकास करना, इसको क्या कहते हैं, सहकारी संघवाद भी बोलते हैं सहयोगात्मक संघवाद को, इसका विकास करना। और विकास प्रक्रिया में निर्देश और रणनीतिक परामर्श देना। तीसरा क्या है, कार्यक्रमों और नीतियों के कार्यान्वयन हेतु प्रौद्योगिकी व क्षमता निर्माण का विकास करना। चौथा क्या दिया है, केंद्र और राज्यों की ओर से चलने वाले एक पक्षीय नीतिगत क्रम को एक महत्वपूर्ण विकासवादी परिवर्तन के रूप में राज्यों की वास्तविक और सतत भागीदारी में बदल दिया ना। राष्ट्रीय विकास के लिए एक साझा दृष्टिकोण विकसित करना। आर्थिक नियोजन और नीति निर्माण में राष्ट्रीय सुरक्षा को सुनिश्चित बनाना। तो ये सब क्या है, इसके उद्देश्य या कार्य हैं, तो ये देख लीजिए। और नीति आयोग के अंतर्गत जो विशेषज्ञता प्राप्त शाखाएं हैं वो कौन कौन सी हैं, तो नीति आयोग के अंतर्गत कुछ विशेषज्ञता प्राप्त शाखाएं, जैसे एक है इनकी रिसर्च विंग, दूसरी कंसल्टेंसी विंग है और तीसरी टीम इंडिया विंग है। तो ये तीन शाखाएं आती हैं किसके अंतर्गत, नीति आयोग के अंतर्गत विशेषज्ञता प्राप्त शाखाएं हैं। शोध विंग हो गई, शोध शाखा, परामर्श शाखा, टीम इंडिया शाखा। नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक कौन सा है, भारत का महान्यायवादी। ये छठे नंबर की बॉडी है, कौन सी, भारत का न्यायवादी। तो महान्यायवादी के बारे में देख लेते हैं। आर्टिकल 76 कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, सिंगल एक मतलब एक सदस्यीय निकाय है। तो इतनी चीज़ें इसमें ध्यान में रखिएगा। आगे देखते हैं क्या दिया है, भाग 5 में इसका उल्लेख है, अनुच्छेद 76 भाग 5 में उल्लेख है। और ये एक सदस्यीय निकाय है। महान्यायवादी जो होता है भारत सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है, भारत सरकार को जो भी विधिक मामले हैं उसमें परामर्श देने का कार्य करता है। महान्यायवादी की जो नियुक्ति होती है संघीय मंत्रिपरिषद की सलाह पर किसके द्वारा की जाती है, तो राष्ट्रपति द्वारा इसकी नियुक्ति की जाती है। तो ये ध्यान में रखिएगा, नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और संघीय मंत्रिपरिषद की सलाह पर की जाती है। अनुच्छेद 76 में इसका उल्लेख है। भाग 5 में सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है किसका, तो भारत सरकार का। भारत में 3 अधिकारियों को विधि अधिकारी माना जाता है। तो भारत के अंतर्गत कुछ ऐसे अधिकारी हैं जिनको विधि अधिकारी माना जाता है। तो 3 तरह के ये अधिकारी हैं। पहले कौन सा अधिकारी हो गया, तो पहला भारत का महान्यायवादी हो गया, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। दूसरा कौन हो गया, भारत का महाधिवक्ता हो गया, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। और तीसरा कौन सा हो गया, भारत का अपर महाधिवक्ता, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। पहला कौन हो गया, भारत का महान्यायवादी, दूसरा भारत का महाधिवक्ता, तीसरा भारत का अपर महाधिवक्ता। इन सब में महान्यायवादी जो होता है सर्वोच्च स्तर पर होता है। तो इन सब में जो महान्यायवादी होता है वो क्या होता है, सर्वोच्च स्तर पर होता है। आगे क्या दिया है, महान्यायवादी नियुक्त होने के लिए उन योग्यताओं का होना आवश्यक है। जो कौन सी योग्यताएं होती हैं, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के नियुक्त होने के लिए योग्यताएं जो होती हैं वही योग्यताएं महान्यायवादी नियुक्त होने के लिए जरूरी है। तो अगर इसकी योग्यताओं के बारे में पूछे तो क्या बताना है आपको, कि जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए योग्यताएं आवश्यक होती है वही महान्यायवादी नियुक्त होने के लिए इस योग्यताओं का होना आवश्यक है। आगे क्या है, अनुच्छेद 76(4). तो अनुच्छेद 76(4) के अनुसार क्या है, महान्यायवादी जो है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर रहता है और अपने कार्यकाल के दौरान ऐसे पारिश्रमिक जो प्राप्त करता है जो राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। तो पहली बात तो ध्यान में क्या रखना है, ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है और इसकी जो पारिश्रमिक इसको मिलता है वो भी तैयार, उसको मतलब तय कौन करता है, तो उसका तय भी जो राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। आगे क्या दिया, पावर्स ऑफ अटॉर्नी जनरल, महान्यायवादी की शक्तियाँ। तो महान्यायवादी की शक्तियाँ देख लेते हैं। तो महान्यायवादी की शक्तियाँ देख लेते हैं, पावर्स ऑफ अटॉर्नी जनरल। इसमें क्या दिया है, अनुच्छेद 76(3) के अनुसार महान्यायवादी को अपने कर्तव्य के पालन के लिए भारत के राज्य क्षेत्र में स्थित जितने भी न्यायालय हैं उसमें सुनवाई का अधिकार होगा। तो कौन से अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 76(3) के तहत जितने भी न्यायालय हैं भारत के क्षेत्र के अंतर्गत उसमें इसको सुनवाई का अधिकार प्राप्त होगा। किसको, तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। आगे देखते हैं आगे क्या है। तो आगे बताया गया इसमें कि अनुच्छेद 88 में कहा गया है कि महान्यायवादी, क्या कहा गया है अनुच्छेद 88 में, कि महान्यायवादी जो है उसको संसद के किसी भी सदन और दोनों सदनों की संयुक्त बैठक या संसद की किसी समिति जिसका वह सदस्य है की कार्रवाइयों में भाग लेने और बोलने का अधिकार है। हालांकि उसे संसद के सदनों में मत देने का अधिकार नहीं है। तो ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है कि क्या महान्यायवादी को संसद के सदन में अगर कहीं मत देने का अधिकार प्राप्त है, तो नहीं प्राप्त है। तो ये ध्यान में रखिएगा। लेकिन कार्रवाइयों में बोलने का अधिकार है, उसको भाग लेने का अधिकार प्राप्त है, लेकिन क्या है, उसको मत देने का अधिकार प्राप्त नहीं होता है। आगे दिया अनुच्छेद 105 सबसेक्शन 4 के अनुसार महान्यायवादी को अपने कार्यकाल के दौरान संसद के सदस्यों को प्राप्त होने वाली सभी उन्मुक्तियां और विशेषाधिकार प्राप्त हैं। जितने भी विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं किनको, संसद के सदस्यों को, वही विशेषाधिकार किसको प्राप्त हैं, महान्यायवादी को। वही उन्मुक्तियां भी महान्यायवादी को प्राप्त हैं। कौन से अनुच्छेद के अनुसार, तो अनुच्छेद 105 क्लॉज 4 के अनुसार। आगे देखते हैं क्या दिया है, राष्ट्रपति द्वारा महान्यायवादी को सौंपे गए जो कार्य हैं उनको देख लेते हैं। देखते हैं कौन कौन से कार्य सौंपे गए राष्ट्रपति द्वारा महान्यायवादी को।
तो भारत सरकार से संबंधित मामलों को लेकर उच्चतम न्यायालय में भारत सरकार की ओर से पेश होना, ये कौन सा कार्य सौंपा गया? अगर भारत सरकार से संबंधित कोई मामला आता है तो उस भारत सरकार की ओर से उच्चतम न्यायालय में पेश होने का किसको अधिकार दिया गया? तो भारत के महान्यायवादी को सौंपा गया ये। अनुच्छेद 143 कौन सा? आर्टिकल 143 के अंतर्गत राष्ट्रपति के द्वारा उच्चतम न्यायालय में भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करना। तो राष्ट्रपति द्वारा क्या होता है, उच्चतम न्यायालय से परामर्श जो प्राप्त किया जाता है उसके तहत क्या करना? उच्चतम न्यायालय में भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करना। सरकार से संबंधित किसी मामले में उच्च न्यायालय में सुनवाई का अधिकार। तो सरकार से संबंधित किसी भी मामले में उच्च न्यायालय में सुनवाई का अधिकार। तो ये सब क्या है? राष्ट्रपति द्वारा सौंपे गए कुछ कार्य हैं किसको? महान्यायवादी को। आगे देखते हैं महाधिवक्ता, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। महाधिवक्ता भारत सरकार का दूसरा विधि अधिकारी होता है। तो पहला विधि अधिकारी कौन सा था? एडवोकेट जनरल। कौन सा? अटॉर्नी, सॉरी पहला कौन था? अटॉर्नी जनरल। महान्यायवादी दूसरा कौन सा विधि अधिकारी होता है सर्वोच्च? तो महाधिवक्ता होता है, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, जिसका प्रमुख कार्य क्या होता है? महान्यायवादी को सहायता देना। तो भारत का महाधिवक्ता की नियुक्ति किस लिए की जाती है? महान्यायवादी को सहायता देने के लिए। तो ये चीज ध्यान में रखिएगा। इसी प्रकार क्या होता है, इसी प्रकार भारत के अपर महाधिवक्ता कौन सा? एडिशनल सॉलिसिटर जनरल जो होते हैं, अपर महाधिवक्ता की नियुक्ति किस लिए की जाती है? महाधिवक्ता की सहायता करने के लिए। तो इसी प्रकार ये कौन से, ये जितने भी पद हैं वैधानिक पद हैं, तो विधि द्वारा इनको बनाया गया, ना कि संवैधानिक पद हैं। जो सॉलिसिटर जनरल हो गए और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल है, ये वैधानिक पद हैं। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। तो ध्यान क्या रखना है? अटॉर्नी जनरल या महान्यायवादी की सहायता के लिए कौन सा? सॉलिसिटर जनरल बनाया जाता है। और सॉलिसिटर जनरल की सहायता और सहायता के लिए तो अपर महाधिवक्ता या एडिशनल सॉलिसिटर जनरल की नियुक्ति की जाती है। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। आगे देखते हैं महान्यायवादी का पद जो है संविधान के अनुच्छेद 76 के तहत संवैधानिक पद है। वहीं महाधिवक्ता का जो पद है वो कैसा? स्टैट्यूटरी है, मतलब संवैधानिक है। भारत का महान्यायवादी केंद्रीय कैबिनेट का सदस्य नहीं होता। कैबिनेट में कानून मंत्री होता है, जो सरकार के स्तर पर विधि मामलों को देखता है। तो भारत का महान्यायवादी जो होता है केंद्रीय कैबिनेट का सदस्य नहीं होता। क्या होता है? कैबिनेट में कानून मंत्री होता है, जो सरकार के स्तर पर विधि मामलों को देखता है। आगे क्या है? महान्यायवादी संबंधित कुछ अनुच्छेद दिए हैं। 76 क्या है? 76 अनुच्छेद भारत का एक महान्यायवादी होगा, यह बताता है। 88 क्या बताता है? कि संसद के दोनों सदनों और उसकी समितियों के संबंध में महान्यायवादी के जो अधिकार हैं। अनुच्छेद 105 बताता है किसके बारे में? महान्यायवादी की शक्ति, विशेषाधिकार और उन्मुक्तियों के बारे में अनुच्छेद 105 वर्णित करता है। तो ये देख लीजिएगा। महान्यायवादी के कुछ नाम दिए गए हैं। जैसे पहले महान्यायवादी का नाम ध्यान रख लीजिएगा, कब से कब तक इनका टेन्योर था? 1950 से 63 तक। MC सीतलवाड़। तो पहले अटॉर्नी जनरल कौन थे? MC सीतलवाड़ थे। इनसे कब से कब तक इनका पद रहा है? तो 1950 से 1963 तक। दूसरे थे CK दफ्तरी। दूसरे कौन थे? CK दफ्तरी। और वर्तमान में कौन है? तो वर्तमान में ध्यान रख लीजिएगा, आर वेंकटरमणि। तो वर्तमान में कौन है? आर वेंकटरमणि हैं। 2022 से अब तक इनका पद है। इससे पहले KK वेणुगोपाल थे। तो इससे पहले कौन थे? KK वेणुगोपाल। 2017 से 22 तक इन्होंने अपने पद पर रहे हैं, किसके? अटॉर्नी जनरल के। तो ये चीज़ ध्यान में रख लीजिएगा। तो ये चार्ट मैं अपलोड कर दूंगा, इनको एक बार फिर से देख लीजिएगा। पहला, दूसरा और लास्ट के 2-3 नाम ध्यान रख लीजिएगा, इससे आपका काम चल जाएगा पेपर में। नेक्स्ट हम देखते हैं नेक्स्ट कौन सी बॉडी है। तो नेक्स्ट है केंद्रीय सतर्कता आयोग। नेक्स्ट कौन सी बॉडी है? केंद्रीय सतर्कता आयोग। तो इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। केंद्रीय सतर्कता आयोग केंद्र सरकार में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए एक प्रमुख संस्था बनाई गई थी। 1964 में केंद्र सरकार द्वारा एक पारित प्रस्ताव के अंतर्गत इसका गठन हुआ था। तो 1964 में 1964 में इसका गठन किया गया। किस लिए किया गया? केंद्रीय सतर्कता आयोग का, कि भ्रष्टाचार को रोकने के लिए इसका गठन किया गया। भ्रष्टाचार को रोकने पर बनाई गई संथानम समिति की सिफारिश पर इसका गठन हुआ। तो किसने सिफारिश की? संथानम समिति ने सिफारिश की, तब इसका गठन हुआ 1964 में। और संथानम समिति ने अनुशंसा कब की दी थी? तो 1962 to 64 में इसकी अनुशंसा दी थी भ्रष्टाचार को रोकने के लिए। तो अगर पूर्ण संथानम समिति किस लिए बनाई गई थी? तो ये भी ध्यान में रख लीजिएगा, भ्रष्टाचार को रोकने के लिए संथानम समिति बनाई गई थी। उसी समिति की सिफारिश के आधार पर केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन किया गया 1964 में। इस प्रकार मूलतः केंद्रीय सतर्कता आयोग ना तो एक संवैधानिक है संस्था है और ना ही सांविधिक है। तो ना ही ये सांविधिक संस्था है और ना ही संवैधानिक संस्था है। इसका गठन जो हुआ, कैसे हुआ? 2003 में संसद द्वारा पारित एक विधि द्वारा इसे सांविधिक दर्जा प्रदान किया गया। तो इस शुरुआत में क्या था? ना तो एक सांविधिक थी और ना ही संवैधानिक। तो उसके बाद क्या हुआ? सितंबर 2003 में संसद एक विधि पारित करती है, जिसके बाद इसको क्या कर दिया जाता है? स्टैट्यूटरी स्टेटस दे दिया जाता है। स्टैट्यूटरी स्टेटस दे दिया जाता है, मतलब सांविधिक दर्जा प्रदान कर दिया जाता है। तो आगे देखते हैं क्या है दिया इसकी संरचना के बारे में। तो उसकी संरचना के बारे में देखते हैं। ये एक बहुसदस्यीय निकाय है।
बहुसदस्यीय निकाय मतलब इसमें एक अध्यक्ष होगा और दो अन्य सदस्य हैं। तो इसमें एक अध्यक्ष है, दो अन्य सदस्य हैं, इसलिए बहुसदस्यीय निकाय हो जाता है। बहुसदस्यीय निकाय का मतलब ये होता है एक से अधिक सदस्य होंगे। तो ये ध्यान में रखिएगा, इसमें एक अध्यक्ष और सदस्य हैं दो, तो इनका ध्यान में रख लीजिएगा। ये पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से। और इनकी और क्या होता है, इसकी नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है। नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है, ये ध्यान में रखिएगा। 3 सदस्यीय समिति की अनुशंसा पर होती है। जो केंद्रीय सतर्कता आयोग है, इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति तो करता है, लेकिन कैसे करता है, ये 3 सदस्यीय एक समिति बनाई जाती है, वो अनुशंसा करती है राष्ट्रपति को, उसके बाद राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति करता है। समिति जो होती है 3 सदस्यीय, उसमें कौन कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है, एक अन्य सदस्य होता है और लोकसभा में विपक्ष का नेता होता है। तो क्या कौन 3 सदस्य होते हैं समिति में, प्रधानमंत्री होगा, लोकसभा में विपक्ष का नेता होगा और गृह मंत्री होगा। तो ये समिति सिफारिश करती है। उसके बाद राष्ट्रपति क्या करता है कि राष्ट्रपति इनके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करता है। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। और कार्यकाल इनका कार्यकाल जो इनका है कितना है, 4 वर्ष और 65 वर्ष की आयु। तो अभी तक हमने जितने आयोग देखे हैं उनका कार्यकाल कितना था उनके सदस्यों का, तो 6 वर्ष था। ये इकलौता कार्यकाल अभी तक ये इकलौता हमको अभी तक मिला आयोग जिसका कार्यकाल कितना है, 4 वर्ष दिया है। तो ये चीज़ ध्यान में रख लीजिएगा, इसको जरूर ध्यान से पढ़ लीजिएगा। 4 वर्ष का इसका कार्यकाल होता है, 65 वर्ष की आयु अधिकतम है, जो भी पहले हो उस हिसाब से इनके सदस्यों का कार्यकाल होता है। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के वेतन भत्ते और अन्य सेवा शर्तें जो होती हैं किसके, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के समान होते हैं। इनके जो वेतन भत्ते सेवा शर्तें सारी होती हैं वो किसके, संघ लोक सेवा अध्यक्ष जो होता है उनके समान होती है। सतर्कता आयुक्त का वेतन भत्ते अन्य सेवा शर्तें संघ लोक सेवा आयोग के अन्य सदस्यों के समान होती हैं। तो ये चीज़ ध्यान से रखिएगा। तो याद क्या क्या रखना है, इनके नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है, 3 सदस्यीय समिति की अनुशंसा पर करता है। 3 सदस्यीय समिति में प्रधानमंत्री, विपक्ष नेता और केंद्रीय गृह मंत्री होता है। कार्यकाल 4 वर्ष का होता है, 65 वर्ष की अधिकतम आयु तक अपने पद पर रह सकते हैं। और ये जो इनके अध्यक्ष की सेवा शर्तें वेतन भत्ते हैं लोक सेवा के अध्यक्ष के समान होते हैं, और जो इनके अन्य सदस्य हैं उनकी जो सेवा शर्तें वेतन भत्ते हैं वो लोक सेवा आयोग के अन्य सदस्यों के समान होती है। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त अपने कार्यकाल के पश्चात केंद्र अथवा राज्य सरकार के किसी भी पद पर नियुक्त नहीं हो सकता। जो केंद्रीय सतर्कता आयुक्त होता है वो अपने कार्यकाल के बाद क्या होता है, केंद्र या राज्य सरकार के किसी भी पद पर नियुक्त नहीं हो सकता। तो मतलब यह पुनर्नियुक्ति का पात्र नहीं होता है। तो ये ध्यान में रखिएगा, पुनर्नियुक्ति के पात्र नहीं होते हैं। आगे देखते हैं केंद्रीय सतर्कता आयोग के कार्य कौन कौन से हैं। पहला देखते हैं, केंद्र सरकार के निर्देश पर ऐसे किसी विषय की जांच करना जिसमें केंद्र सरकार या इसके प्राधिकरण के किसी कर्मचारी द्वारा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988, कौन सा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के तहत विषयों की जांच करता है जिसमें केंद्र सरकार या इसके प्राधिकरण के विषय के किसी कर्मचारी द्वारा इसके अंतर्गत कोई अगर अपराध किया जाता है तो उसकी जांच करता है कौन, सीवीसी, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत। आगे क्या है, निम्नलिखित श्रेणियों से संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध किसी भी शिकायत की जांच करना जिस पर उस पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के अंतर्गत अपराध आरोप हो। अपराध का अगर कोई आरोप होता है भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के अंतर्गत अधिकारियों के ऊपर तो उसकी भी जांच करता है। 2 तरह के अधिकारी हो गए, ग्रुप ए के कर्मचारी और अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारी, और दूसरा केंद्र सरकार के प्राधिकरणों के निर्दिष्ट स्तर के अधिकारियों की जांच करता है। दूसरा क्या है, आगे दिया, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के तहत अपराधों की जांच से संबंधित दिल्ली विशेष पुलिस बल के कामकाज की देखरेख करना और जांच के दौरान निर्देश देना और की गई जांच की समीक्षा करना। तो भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के अंतर्गत एक और कार्य करता है क्या, अपराधों की जांच से संबंधित दिल्ली विशेष पुलिस बल के कामकाज की देखरेख करना और जांच के दौरान जो निर्देश देना और की गई जांच जो है उसकी समीक्षा करना, यह भी इसका कार्य है। एक और कार्य करता है भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के अंतर्गत मुकदमा चलाने हेतु संबंधित प्राधिकरणों को दिए गए लंबित प्रार्थना पत्रों की समीक्षा भी ये करता है। आगे क्या है, केंद्र सरकार और इसके प्राधिकरणों को ऐसे किसी मामले में सलाह देना, केंद्र सरकार के मंत्रालय और प्राधिकरणों के सतर्कता प्रशासन पर नजर रखना, ये भी इसका कार्य है। और केंद्रीय सतर्कता आयोग को मनी लॉन्ड्रिंग प्रिवेंशन अधिनियम, तो मनी लॉन्ड्रिंग प्रिवेंशन अधिनियम 2002 का जो है उसके अंतर्गत संदिग्ध कार्यों या लेन देन से संबंधित सूचना को प्राप्त करने का भी विशेषाधिकार है। तो इतनी चीज ध्यान रखिएगा। आगे क्या है, विसल ब्लोअर संरक्षण अधिनियम 2014। क्या है, विसल ब्लोअर संरक्षण अधिनियम 2014, इसको देख लेते हैं। क्या है ये विसल ब्लोअर संरक्षण अधिनियम 2014। विसल ब्लोअर जो होते हैं वो कौन व्यक्ति होते हैं, वे व्यक्ति होते हैं जो किसी सरकारी अधिकारी अथवा विभाग के भ्रष्टाचार, शक्ति अथवा विवेक के दुरुपयोग अथवा अनियमितताओं का खुलासा करते हैं। तो विसल ब्लोअर व्यक्ति वो कौन होते हैं, वे इस तरह के व्यक्ति होते हैं जो क्या करते हैं, किसी सरकारी विभाग अथवा अधिकारी के खिलाफ भ्रष्टाचार, शक्ति अथवा विवेक का दुरुपयोग
अथवा अनियमितताओं का खुलासा करते हैं वो विसल ब्लोअर व्यक्ति कहलाते हैं। विसल ब्लोअर संरक्षण अधिनियम 2014 को लाया गया, किस लिए? भ्रष्टाचार को उजागर करने वाले व्यक्तियों को प्रताड़ित होने के भय से सुरक्षा प्रदान करने के लिए। इस अधिनियम द्वारा स्थापित व्यवस्था के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति सक्षम प्राधिकरण के समक्ष सरकारी भ्रष्टाचार का उद्घाटन कर सकता है, परंतु शिकायतकर्ता अपनी पहचान नहीं बताता है तो प्राधिकृत अधिकारी उसकी शिकायत पर कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी। किसी भ्रष्ट आचरण की शिकायत अधिकतम 7 वर्षों की अवधि के भीतर की जानी चाहिए। यदि कोई व्यक्ति शिकायतकर्ता की पहचान को जानबूझकर या अनजाने में सार्वजनिक करता है, यदि कोई शिकायतकर्ता जो है शिकायतकर्ता की पहचान को जानबूझकर या अनजाने में सार्वजनिक करता है तो 3 वर्ष तक के कारावास और 50,000 रुपये तक के जुर्माने का दंड भी प्रावधान है। और यदि शिकायतकर्ता के आरोप गलत या दुर्भावना से प्रेरित पाए गए तो शिकायतकर्ता के लिए भी 2 वर्ष तक का कारावास और 30,000 रुपये तक का जुर्माने का प्रावधान किया गया है। तो ये चीज़ें ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है लोकपाल और लोकायुक्त। तो इसको स्टार्ट करते हैं, लोकपाल और लोकायुक्त को। तो इसमें हम देखेंगे लोकपाल और लोकायुक्त। पहले देखेंगे लोकपाल को, फिर उसके बाद समझेंगे किसको? लोकायुक्त के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं लोकपाल। तो लोकपाल की जो सिफारिश है पहली बार भारत में किसने की? तो प्रथम प्रशासनिक आयोग जो था, कौन सा? प्रथम प्रशासनिक आयोग 1966-70 में इसका गठन हुआ था। इसने सिफारिश की थी कि नागरिकों की समस्याओं के समाधान के लिए 2 विशेष संस्थाओं का नियुक्ति की जाए। तो पहली एक विशेष संस्था लोकपाल हो गई और दूसरी लोकायुक्त हो गई। जो लोकायुक्त या लोकपाल की स्थापना है, इसको क्या किया है? इसकी स्थापना स्कैंडिनेवियन देश है इंस्टीट्यूट ऑफ ओम्बुड्समैन ऑफ और न्यूजीलैंड। कौन सा? इंस्टीट्यूट ऑफ ओम्बुड्समैन और न्यूजीलैंड की संसदीय जांच समिति की तर्ज पर की गई। तो इसकी स्थापना किसके तर्ज पर की गई? तो स्कैंडिनेवियन देश के इंस्टीट्यूट ऑफ ओम्बुड्समैन और न्यूजीलैंड की संसदीय जांच समिति है, उसके तर्ज पर इनकी स्थापना की गई, लोकपाल और लोकायुक्त की। लोकपाल बेसिकली किसके? मंत्री हो गए, केंद्र और राज्य स्तर के सचिवों से संबंधित शिकायतों की जांच करता है। किसकी किसकी? मंत्री, केंद्र तथा राज्य स्तर के सचिवों से संबंधित शिकायतों की जांच करता है। वहीं लोकायुक्त जो है विशेष उच्च अधिकारियों के विरुद्ध शिकायतों की जांच करता है। तो लोकपाल और लोकायुक्त अलग अलग अधिकारियों की जांच करते हैं। जो उच्च लेवल के अधिकारी हैं उनकी और मंत्री हैं उनकी जांच कौन करता है? लोकपाल करता है। और लोकायुक्त जो विशेष उच्च अधिकारी हैं उनकी जाँच करता है। ये क्या? लोकायुक्त जो है एक केंद्र में व एक प्रत्येक राज्य में भी होता है, तो ये ध्यान में रखिएगा। स्वीडन जो है वहाँ पे जो न्यायालय भी है उसके अंतर्गत भी ओम्बुड्समैन आता है। तो स्वीडन में न्यायालय भी किसमें? ओम्बुड्समैन के अंतर्गत आता है। तो ये ध्यान में रखिएगा, जो स्वीडन का न्यायालय है वो किसके अंतर्गत आता है? ओम्बुड्समैन के अंतर्गत भी आता है, लेकिन भारत में न्यायालय को इससे अलग रखा गया है। जो प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग था उसने क्या बताया था कि राष्ट्रपति के द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा अध्यक्ष व राज्यसभा के सभापति के परामर्श पर लोकपाल की नियुक्ति करनी चाहिए। तो लोकपाल की नियुक्ति के संबंध में प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ने क्या बताया था कि राष्ट्रपति के द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश और लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति के परामर्श के आधार पर भारत का राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति करेगा, प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग क्या। और लोकपाल उच्च सरकारी पदों पर आसीन व्यक्तियों द्वारा किए जा रहे भ्रष्टाचार की शिकायतें सुनने और उस पर कार्रवाई करने के लिए निर्मित पद है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, लोकपाल निर्मित किस लिए पद, किसका पद का निर्माण किया गया? जो उच्च सरकारी पदों पर आसीन व्यक्ति हैं उनके द्वारा किए जा रहे जो भ्रष्टाचार है उनकी शिकायत को सुनने और उन पर कार्रवाई करने के लिए इस पद को सृजित किया गया है। भारत में प्रथम लोकपाल की नियुक्ति कब हुई थी? तो इसको देखते हैं। भारत में प्रथम लोकपाल की नियुक्ति 23 मार्च 2019 को राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश कौन? पिनाकी चंद्र घोष। तो सेवानिवृत्त न्यायाधीश थे कौन? पिनाकी चंद्र घोष को भारत का प्रथम लोकपाल नियुक्त किया गया था। तो यहाँ पे पीटी लिख देता हूँ मैं, इसको ध्यान में रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। जो पिनाकी चंद्र घोष हैं उनको भारत का प्रथम लोकपाल नियुक्त किया गया था और इनका चयन कैसे हुआ था? प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली एक चयन समिति द्वारा किया गया था, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे, लोकसभा के अध्यक्ष थे और प्रख्यात न्यायविद थे। तो कौन कौन था? मुख्य न्यायाधीश थे रंजन गोगोई सर्वोच्च न्यायालय के, और लोकसभा के अध्यक्ष सुमित्रा महाजन तथा प्रख्यात न्यायविद मुकुल रोहतगी थे। किसमें? जो चयन समिति बनाई गई थी जिसके तहत इसका लोकपाल की नियुक्ति की गई थी प्रधानमंत्री द्वारा। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। आगे देखते हैं इसमें कि लोकपाल संस्था में कौन से अध्यक्ष के अतिरिक्त 8 अन्य सदस्यों की नियुक्ति की गई 27 मार्च 2019 को। तो एक अध्यक्ष की नियुक्ति तो कर दी गई जो समिति की सिर्फ रिकमेंडेशन के आधार पर, फिर उसके बाद जो 8 अतिरिक्त सदस्यों की नियुक्ति की गई जिन्हें लोकपाल के द्वारा शपथ दिलाई गई, और अध्यक्ष सहित सभी सदस्यों का जो कार्यकाल था वो कितना है? 5 वर्षों का। तो इनका जो कार्यकाल होता है वो कितना होता है? 5 वर्षों का होता है। तो ये ध्यान में रखिएगा, जहाँ जहाँ मैं पीटी लिखते जा रहा हूँ उसको इंपॉर्टेंट पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान दीजिएगा उसमें। तो इसमें एक अध्यक्ष होते हैं और 4 अतिरिक्त अन्य सदस्य हैं, तो ये भी ध्यान में रखिएगा। बहुसदस्यीय निकाय है और नियुक्ति हुई थी पहली बार जो अध्यक्ष है उनकी 23 मार्च 2019 को राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के
सेवानिवृत्त न्यायाधीश पिनाकी चंद्र घोष को भारत का प्रथम लोकपाल नियुक्त किया गया था। और चयन कैसा हुआ था, तो प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक समिति थी, जिस समिति में मुख्य न्यायाधीश थे और लोकसभा के अध्यक्ष थे और प्रख्यात न्यायविद मुकुल रोहतगी थे। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। क्या आगे दिया गया जो वर्तमान संरचना इसकी लोकपाल की, तो वर्तमान संरचना में अध्यक्ष कौन है, प्रदीप कुमार मोहती। वर्तमान समय में अध्यक्ष कौन है, कार्यवाहक अध्यक्ष हैं, तो प्रदीप कुमार मोहती है कार्यवाहक अध्यक्ष वर्तमान में। और न्यायविद सदस्य जो हैं वो कौन है, जस्टिस दिलीप बी भोसले, प्रदीप कुमार मोहंती, अभिलाषा कुमारी, अजय कुमार त्रिपाठी। और गैर न्यायविद जो न्यायविद के अलग हैं, गैर न्यायविद सदस्य कौन है, तो अर्चना रामसुंदर, दिनेश कुमार जैन, महेंद्र सिंह, इंद्रजीत प्रसाद गौतम। तो ये वर्तमान इसकी संरचना है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, लोकायुक्त। तो लोकायुक्त के बारे में देखते हैं। तो लोकायुक्त का गठन कैसे हुआ, तो लोकपाल तथा लोकायुक्त एक्ट 2013। तो कौन सा एक्ट, लोकपाल तथा लोकायुक्त एक्ट 2013 के को क्या किया गया, वैधानिक रूप मिलने के बाद अनेक राज्यों ने अपने राज्य में किसको, लोकायुक्त नियुक्त किए हैं। तो ये राज्यों द्वारा नियुक्त किए जाते हैं लोकायुक्त। एक एक्ट आया था लोकपाल और लोकायुक्त एक्ट 2013 को, उसको जब वैधानिक रूप मिल गया तो उसके बाद क्या किया गया, अनेक राज्य जो थे देश के अंदर उन्होंने अपने वहाँ लोकायुक्त को नियुक्त किया। सर्वप्रथम लोकायुक्त का गठन कहाँ पे हुआ था, तो सन 1971 महाराष्ट्र में हुआ था। तो सबसे पहले अगर पूछे लोकायुक्त का गठन कहाँ हुआ था, तो 1971 में महाराष्ट्र में हुआ था। फिर यद्यपि उड़ीसा में यह अधिनियम 1970 में पारित हुआ था, परंतु वहाँ 1983 में से लागू किया गया। जो लोकायुक्त एक्ट है ये कहाँ पे, उड़ीसा में 1970 में ही पारित हो गया था, लेकिन वहाँ पे लागू इसको कब किया गया, तो 1983 में। वर्ष 2013 तक 21 राज्यों तथा एक संघ शासित क्षेत्र में अपने वहाँ लोकायुक्त संस्था की स्थापना की गई थी। तो ये लोकपाल के पद का सृजन होने से पहले भी लोकायुक्त के पदों का सृजन कर दिया गया था विभिन्न राज्यों में। तो 2013 तक 21 राज्यों और एक संघ शासित क्षेत्र था दिल्ली में क्या था, अपने वहाँ लोकायुक्त संस्था की स्थापना कर दी थी। तो ये चीज़ ध्यान में रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्या है, लोकायुक्त के विभिन्न पक्ष देख लेते हैं। तो विभिन्न पक्ष कौन कौन से हैं, पहला ढांचागत भिन्नताएं। सभी राज्यों में क्या है, लोकायुक्त की संरचना एक समान नहीं है, तो ढांचागत विभिन्नताएं हैं। डिफरेंट राज्यों में डिफरेंट तरह की इनकी जो लोकायुक्त की ढांचा है उसकी संरचना है। जैसे राजस्थान कर्नाटक आंध्र प्रदेश महाराष्ट्र और लोकायुक्त के साथ साथ उप लोकायुक्त के पदों को भी स्थापित किया गया है। जबकि यहाँ अगर बिहार और उत्तर प्रदेश व हिमाचल प्रदेश जैसे राज्य ले लेते हैं तो वहाँ केवल लोकायुक्त के पद का स्थापना की गई है। राजस्थान कर्नाटक आंध्र प्रदेश महाराष्ट्र लोक में क्या किया गया है, लोकायुक्त के साथ उप लोकायुक्त की भी पदों की भी स्थापना की गई है। जबकि जो बिहार उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश लेते हैं तो वहाँ केवल लोकायुक्त के पद का सृजन किया गया है। तो इनकी जो ढांचागत भिन्नताएं हैं ये विभिन्न पक्ष हैं इसके। इसमें क्या दिया आगे कि प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ने राज्यों को अलग से लोकायुक्त संबंधी विधि बनाने का सुझाव नहीं दिया था, लेकिन फिर भी यहाँ अलग से विधि चल रही है विभिन्न राज्यों में। तो ये चीज़ देखिएगा। नेक्स्ट है नियुक्ति के संबंध में प्रावधान देख लेते हैं। तो नियुक्ति के संबंध में प्रावधान क्या है कि लोकायुक्त व उप लोकायुक्तों की नियुक्ति संबंधित राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है। तो इनकी नियुक्ति कैसे की जाती है, तो संबंधित राज्य के राज्यपाल द्वारा। तो ये ध्यान में रखिएगा। आगे एक और जगह यहाँ पे पीटी लिखना था शुरुआत में कि सबसे पहले लोकायुक्त के पद का सृजन कहाँ किया गया, तो यहाँ ये ध्यान में रख लीजिएगा, महाराष्ट्र में 1971 में। तो यहाँ भी पीटी लिख दे रहा हूँ मैं। तो 1971 में सबसे पहले महाराष्ट्र में लोकायुक्त की नियुक्ति हुई थी। फिर यहाँ पे ध्यान रखिएगा इनकी नियुक्तिकर्ता कौन है, तो संबंधित राज्य के राज्यपाल द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है। इनकी नियुक्ति के समय राज्यपाल द्वारा राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता से परामर्श करना अनिवार्य है। अगर किसी राज्य में लोकायुक्त की नियुक्ति होती है तो संबंधित राज्य का जो उच्च न्यायालय है वहाँ के मुख्य न्यायाधीश और प्लस जो विपक्ष का नेता होता है तो उसको क्या करना, उनसे परामर्श करना अनिवार्य है। योग्यता देख लेते हैं क्या है इनकी। तो बिहार महाराष्ट्र राजस्थान में लोकायुक्त की नियुक्ति के लिए कोई विशेष योग्यता नहीं बताई गई है। तो बिहार हो गया, महाराष्ट्र हो गया, राजस्थान हो गया, यहाँ पे अगर लोकायुक्त की कोई नियुक्ति होती है तो उसमें कोई विशिष्ट योग्यता का निर्धारित नहीं किया गया। जबकि उत्तर प्रदेश ले लीजिए, हिमाचल, आंध्र प्रदेश, गुजरात, उड़ीसा, कर्नाटक, असम में लोकायुक्त की नियुक्ति के लिए क्या होना चाहिए, कम से कम न्यायिक योग्यता निर्धारित की गई है। तो न्यायिक योग्यता निर्धारित की गई है डिफरेंट स्टेट में। और कुछ जगह कौन से, बिहार महाराष्ट्र राजस्थान में लोकायुक्त की नियुक्ति के लिए कोई विशेष योग्यता का उल्लेख नहीं किया गया। अधिकार क्षेत्र में क्या क्या आता है इनके, तो विभिन्न राज्यों में लोकायुक्त के कार्य क्षेत्र में समानता नहीं है। इस संबंध में निम्नलिखित बिंदु पर ध्यान दीजिएगा। तो कौन से बिंदु हैं, तो क्या बता रहा है कि पहली बात तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा लोकायुक्त के कार्य क्षेत्रों में समानता नहीं है, अलग अलग स्टेटमेंट के अलग अलग कार्य क्षेत्र हैं। तब भी निम्नलिखित बिंदुओं को देख लेते हैं। तो जैसे महाराष्ट्र हो गया, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार, उड़ीसा में मुख्यमंत्री को लोकायुक्त के जांच का अधिकार क्षेत्र से बाहर रखा गया। कहाँ कहाँ पे लोकायुक्त की जांच क्षेत्र से बाहर रखा गया मुख्यमंत्री को, तो महाराष्ट्र हो गया, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार, उड़ीसा में मुख्यमंत्री को क्या किया गया, लोकायुक्त की जांच अधिकार से बाहर रखा गया। जबकि वहीं अगर बात करें हिमाचल, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात में, तो मुख्यमंत्री जो है उसको किसमें, लोकायुक्त की जांच के दायरे के अंदर रखा गया।
नेक्स्ट है मंत्रियों व उच्च अधिकारियों को लगभग सभी राज्यों के लोकायुक्त के जांच के अधिकार क्षेत्र में रखा गया। जो मंत्री और उच्च अधिकारी हैं उनको क्या करा गया है कि जो सभी राज्य के लोकायुक्त के जांच अधिकार के क्षेत्र में रखा गया है। महाराष्ट्र में पूर्व मंत्रियों व कर्मचारियों को भी इसमें सम्मिलित किया गया है। तो महाराष्ट्र ऐसा राज्य है जहाँ पे जो पूर्व मंत्री हो चुके हैं और जो कर्मचारी हैं पूर्व, उनको भी इसकी जांच क्षेत्र में सम्मिलित किया गया है। नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश व असम राज्यों में विधानसभा सदस्यों को लोकायुक्त के जांच के दायरे में सम्मिलित किया गया। जो विधानसभा सदस्य हैं उनको क्या किया गया, लोकायुक्त के जांच के दायरे में रखा गया। कहाँ कहाँ, हिमाचल, आंध्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश व असम में जो राज्यों के विधानसभा सदस्य हैं जो उनको भी लोकायुक्त के जांच के दायरे में सम्मिलित किया गया। वहीं स्थानीय निकाय, निगमों, कंपनियों, समितियों के अधिकारियों को अधिकांश राज्यों में लोकायुक्त की जांच के दायरे में समाहित किया गया है। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। अन्य विशेषताएं क्या हैं? लोकायुक्त संबंधित राज्य के राज्यपाल को अपने कार्य निष्पादन का एक समेकित वार्षिक विवरण प्रतिवर्ष प्रस्तुत करता है। जो लोकायुक्त है वो राज्य जिस राज्य का होगा उस राज्य के राज्यपाल को एक प्रतिवर्ष क्या करेगा, एक समेकित वार्षिक विवरण प्रस्तुत करेगा। राज्यपाल इस विवरण को एक व्याख्यात्मक ज्ञापन पक्ष के साथ सदन में प्रस्तुत करता है और लोकायुक्त राज्य विधायिका के प्रति उत्तरदायी होता है। तो लोकायुक्त किसके प्रति उत्तरदायी होता है, तो ये अगर आपसे पूछ ले तो राज्य विधायिका के प्रति लोकायुक्त उत्तरदायी होता है। और जो ये इसको किसको, राज्यपाल को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करता है और राज्यपाल कहाँ पे रखता है इस रिपोर्ट को, तो विधानसभा के समक्ष रखता है। भारत में अभी तक 2 प्रशासनिक सुधार आयोगों का गठन किया गया है। प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग 1966 में इसका गठन किया गया था। अध्यक्ष कौन थे, मोरारजी देसाई। और दूसरे प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन कब किया गया है, तो 2005 में इसके अध्यक्ष कौन थे, श्री वीरप्पा मोइली। तो प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग के अध्यक्ष कौन थे जिसका गठन 1966 में हुआ है, तो उनके अध्यक्ष थे मोरारजी देसाई जी। और जो दूसरा प्रशासनिक सुधार आयोग था उसका गठन हुआ है 2005 में, उसके अध्यक्ष कौन है, तो उनके अध्यक्ष थे वीरप्पा मोइली। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्या, लोकपाल एवं लोकायुक्त संशोधन विधेयक 2016। तो एक संशोधन विधेयक लाया गया 2016 में, लोकपाल एवं लोकायुक्त संशोधन विधेयक 2016। अगस्त 2016 में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा क्या किया गया, लोकपाल और लोकायुक्त विधेयक 2016 को मंजूरी प्रदान की गई। इसमें क्या है, इसमें लोक सेवकों द्वारा परिसंपत्तियों और देनदारियों के संबंध में लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 की धारा 44 में संशोधन किया गया। तो जो लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 था उसकी धारा 44 जो थी उसमें क्या किया, संशोधन किया गया। और ये धारा किससे संबंधित थी, लोक सेवकों द्वारा परिसंपत्तियों और देनदारियों के संबंध में था। आगे देखते हैं धारा 44 के बारे में। और जो इसकी धारा 44 थी इसमें क्या है कि विशेष प्रावधान था कि इसके अंतर्गत सरकारी कर्मचारी को पदभार ग्रहण करने की तिथि से 30 दिन के भीतर अपनी संपत्ति और देनदारियों तथा लेनदारियों का विवरण अनिवार्य रूप से देना होगा। तो सरकारी कर्मचारी जो अगर पदभार कोई ग्रहण करता है तो उसको क्या करना होगा कि पद धारण करने की तिथि से 30 दिन के भीतर जो भी उसके पास संपत्तियां हैं, देनदारियां हैं, लेनदारियों का विवरण अनिवार्य रूप से देना होगा। इसके अंतर्गत पति पत्नी, आश्रित बच्चों की संपत्तियों, देनदारियों और लेनदारियां भी सम्मिलित हैं। नेक्स्ट है प्रत्येक लोक सेवक को प्रतिवर्ष 31 जुलाई से पहले उस वर्ष 31 मार्च तक उसकी संपत्ति का विवरण घोषित करना होगा और उसका वार्षिक रिटर्न फाइल करना होगा, एक ITR फाइल करना होगा प्रतिवर्ष लोक सेवक को। और आगे है अधिनियम के निर्देशानुसार 31 अगस्त तक इस घोषणा से संबंधित बयान संबंधित मंत्रालय की वेबसाइट पर प्रकाशित करना अनिवार्य है। तो ये चीज़ें थी इसमें। नेक्स्ट बढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है, केंद्रीय सूचना आयोग। तो केंद्रीय सूचना आयोग के बारे में देख लेते हैं। केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना कब की गई, वर्ष 2005 में केंद्र सरकार द्वारा। तो केंद्रीय सूचना आयोग जो है उसकी स्थापना कब की गई, तो वर्ष 2005 में केंद्र सरकार द्वारा। और इसे सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत शासकीय राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से इसको किया गया इसका गठन। तो 2005 में इसका गठन किया गया केंद्रीय सूचना आयोग का। और इसको किसके कौन से अधिनियम के तहत, तो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत इसको बनाया गया। आगे देखते हैं इसकी संरचना कैसी है केंद्रीय सूचना आयोग की। तो यहाँ ध्यान में रखिएगा, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत इसका गठन किया गया है केंद्रीय सूचना आयोग का। कब, 2005 में केंद्र सरकार द्वारा किया गया। आगे देखते हैं केंद्रीय सूचना आयोग की संरचना। तो संरचना को समझ लेते हैं। इसमें क्या होगा, एक मुख्य आयुक्त होगा। केंद्रीय सूचना आयोग में कौन होगा, पहले तो एक मुख्य आयुक्त होगा और अन्य आयुक्त होंगे। और जो अन्य आयुक्त होंगे उनकी सदस्य संख्या कितनी, 10 से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो सदस्य संख्या कितनी, 10 से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। तो इसमें एक सदस्य होगा, एक अध्यक्ष होगा और अन्य सदस्य होंगे। और जो उनके अन्य सदस्य हैं उनकी संख्या 10 से अधिक नहीं होनी चाहिए। सभी सूचना आयुक्तों की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति द्वारा एक समिति के सिफारिश पर की जाती है। तो इनकी नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है, लेकिन एक कमेटी की रिकमेंडेशन पर।
तो देख लेते हैं कमेटी में कौन कौन होगा। तो कमेटी में प्रधानमंत्री होगा, लोकसभा में विपक्ष का नेता होगा, वह प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत एक कैबिनेट मंत्री होगा। तो एक कैबिनेट मंत्री होगा जिसको प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त किया जाएगा, प्रधानमंत्री खुद होगा और एक विपक्ष का नेता होगा। ये जो समिति होगी इसकी रिकमेंडेशन के बाद राष्ट्रपति क्या करेगा, सूचना आयुक्तों की नियुक्ति करेगा। आगे दिया केंद्रीय सूचना आयोग का अध्यक्ष सदस्य बनने वाले सदस्यों में सार्वजनिक जीवन का पर्याप्त अनुभव होना चाहिए। अगर कोई आयोग का अध्यक्ष सदस्य बनना चाहता है तो उसमें क्या क्या होना चाहिए, सार्वजनिक जीवन का पर्याप्त अनुभव होना चाहिए तथा उन्हें विधि, विज्ञान, तकनीक, सामाजिक सेवा, प्रबंधन, पत्रकारिता, जनसंचार, प्रशासन आदि में विशिष्ट ज्ञान होना चाहिए। तो ये इसमें क्या दिया गया, इनकी योग्यता, इसी आधार पर इनका क्या होगा, जो सदस्य बनेंगे उनको कम से कम इन चीज़ों में योग्यता होनी चाहिए। किसमें, विधि, विज्ञान, तकनीक, सामाजिक सेवा, प्रबंधन, पत्रकारिता, जनसंचार, प्रशासन और विशेष ज्ञान के क्षेत्र में इनको कुछ ना कुछ मतलब अनुभव होना चाहिए, तभी अध्यक्ष और सदस्य बनने के लिए ये एलिजिबल होंगे। कार्यकाल और सेवा शर्तें देख लेते हैं। कार्यकाल जो है कितना आयुक्तों का, तो 5 वर्ष का होता है। तो कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष। और मैक्सिमम एज कितनी होती है, 65 वर्ष। अधिकतम आयु मतलब रिटायरमेंट की एज इनकी 65 वर्ष होती है और कार्यकाल जो है इनका 5 वर्ष का होता है। दोनों में जो भी पहले होगा उस हिसाब से इनका क्या होगा, इनको हटा दिया जाएगा। और ये पुनर्नियुक्ति के भी पात्र नहीं होते हैं। जो केंद्रीय सूचना आयोग के अध्यक्ष हो गए और जो अन्य सदस्य हो गए क्या पुनर्नियुक्ति की पात्रता के लिए पात्र नहीं होते पुनर्नियुक्ति के। आगे राष्ट्रपति मुख्य सूचना आयुक्त और अन्य आयुक्तों को निम्न प्रकार से उनके पद से हटा सकता है। तो ये कुछ ग्राउंड दिए हैं जिनके आधार पर राष्ट्रपति क्या कर सकता है, जो केंद्रीय सूचना आयुक्त हो गया और जिसके अन्य सदस्य हो गए उनको हटा सकता है। इनके ग्राउंड बेस क्या है, या तो पहले यदि वह दिवालिया हो गया हो, दूसरा यदि उन्हें नैतिक चरित्रहीनता से संबंधित किसी अपराध के विषय में दोषी करार कर दिया गया राष्ट्रपति की नज़र में, तीसरा है यदि वे अपने कार्यकाल के दौरान अतिरिक्त लाभ के पद का कार्य कर रहे हों। अगर वो कार्यकाल में है अपने और उसके कार्यकाल के दौरान कोई अतिरिक्त लाभ के पद पर कार्य कर रहे हो तो भी उसको हटाया जा सकता है। और यदि वे राष्ट्रपति की नज़र में शारीरिक या मानसिक रूप से अपने दायित्वों का निर्वहन करने में अक्षम है, किसकी नज़र में, राष्ट्रपति की नज़र में है ये, तो राष्ट्रपति की नज़र में अगर शारीरिक व मानसिक रूप से अपने दायित्वों का निर्वहन करने में अक्षम है तो उसको हटा दिया जा सकता है। और यदि नैतिक चरित्रहीनता के संबंधित किसी अपराध में विषय में दोषी करार दिया गया हो, किसकी नज़र में, राष्ट्रपति की नज़र में। तो ये 4 ग्राउंड दिए जिनके आधार पर राष्ट्रपति मुख्य सूचना आयुक्त और जो अन्य आयुक्त हैं उनको हटा सकता है। मुख्य सूचना आयुक्त के वेतन हो गए, भत्ते हो गए और अन्य सेवा शर्तें जो हैं वो मुख्य निर्वाचन आयुक्त के समान ही होते हैं। जो मुख्य सूचना आयुक्त है उनके जो वेतन, भत्ते और अन्य सेवा शर्तें वो किसके अनुसार हैं, समान है। तो जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, उसी के समान होते हैं इनके वेतन भत्ते। तो ये ध्यान में रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्या है, केंद्रीय सूचना आयोग के कार्य और शक्तियाँ। तो इनके कार्य और शक्तियाँ देख लेते हैं। आयोग का पहला तो यह दायित्व होगा कि वे किसी व्यक्ति से प्राप्त निम्नलिखित जानकारी व शिकायत जो मिलती है उसका निराकरण करे। तो कौन कौन सी जानकारी और शिकायत के संबंध में, पहला क्या है, जन सूचना अधिकारी की नियुक्ति न होने के कारण किसी सूचना को प्रस्तुत करने में असमर्थ हो, उसे मांगी गई जानकारी देने से मना कर दिया गया हो। तीसरा, उससे मांगी गई जानकारी निर्धारित समय में प्राप्त ना हो पाई हो। यदि उसे लगता है कि सूचना को प्रदान करने के लिए मांगा गया शुल्क सही नहीं है, यदि उसे लगता है कि उसके द्वारा मांगी गई सूचना अपर्याप्त और झूठी, भ्रामक है। और सूचना प्राप्ति से संबंधित कोई अन्य मामला देखते हैं। अन्य मामलों में क्या है, यदि किसी ठोस आधार पर कोई मामला प्राप्त होता है तो आयोग क्या कर सकता है, ऐसे मामले की जांच का आदेश दे सकता है। स्वप्रेरणा शक्ति है इसकी। नेक्स्ट है, शिकायत की जांच के दौरान केंद्रीय सूचना आयोग जो है लोक प्राधिकारी के नियंत्रणाधीन किसी दस्तावेज रिकॉर्ड की जांच कर सकता है और इस रिकॉर्ड को किसी भी आधार पर प्रस्तुत करने से इनकार नहीं किया जा सकता है। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। जांच के दौरान जो सार्वजनिक दस्तावेज होते हैं को आयोग के समक्ष प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। अगर केंद्रीय सूचना आयोग किसी चीज़ की जांच कर रहा है तो उसके दौरान जितने भी सार्वजनिक दस्तावेज की अगर वो मांग करता है तो उसके समक्ष प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। आयोग को यह शक्ति प्राप्त है कि वह लोक प्राधिकारी से अपने निर्णयों का अनुपालन करना सुनिश्चित करे। अधिनियम के क्रियान्वयन के संदर्भ में आयोग अपनी वार्षिक प्रतिवेदन किसको सौंपता है, तो केंद्र सरकार को प्रस्तुत करता है। तो राष्ट्रपति को नहीं करता है। वार्षिक प्रतिवेदन किसको देता है, केंद्र सरकार को देता है और केंद्र सरकार इस प्रतिवेदन को दोनों सदनों के सामने रखती है। जब कोई लोक प्राधिकारी इस नियम का पालन नहीं करता है तो आयोग इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई कर सकता है और ऐसे कदम उठा सकता है जो इस अधिनियम का अनुपालन सुनिश्चित करें। तो अगर कोई लोक प्राधिकारी इस अधिनियम का पालन नहीं करता है तो इस संबंध में आयोग क्या कर सकता है, एक आवश्यक कार्रवाई कर सकता है और ऐसे कदम उठा सकता है कि इस अधिनियम का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। देखते हैं केंद्रीय सूचना आयोग का 17वां वार्षिक सम्मेलन। तो केंद्रीय सूचना आयोग का 17वां वार्षिक सम्मेलन कब हुआ, नवंबर 2022 में। 9 नवंबर 2022 को कहाँ पे,
नई दिल्ली के विज्ञान भवन में। तो केंद्रीय सूचना आयोग का 17वां वार्षिक सम्मेलन हुआ नई दिल्ली में विज्ञान भवन में। कब? नवंबर 2022 में। इसकी कौन है लोकसभा अध्यक्ष? ओम बिरला की अध्यक्षता में केंद्रीय सूचना आयोग का अध्यक्ष कौन था? तो इसका ओम बिरला थे। जो ये वार्षिक सम्मेलन हुआ था उसके अध्यक्ष ओम बिरला थे। लोकसभा के अध्यक्ष भी ओम बिरला, ये ध्यान रखिएगा। की अध्यक्षता में केंद्रीय सूचना आयोग का 17वां वार्षिक सम्मेलन हुआ था नवंबर 2022 में। ये बता दिया हमने, विज्ञान भवन नई दिल्ली में। यह सम्मेलन आरटीई शासन को व्यापक एवं गहन बनाने में महत्वपूर्ण योगदान देता है। थीम क्या थी इसकी? तो आज़ादी का अमृत महोत्सव आरटीई के माध्यम से नागरिक केंद्रित शासन। तो क्या थी? वो थीम थी आज़ादी का अमृत महोत्सव आरटीआई के माध्यम से नागरिक केंद्रित शासन। तो यहाँ आरटीआई है, सॉरी आरटी में पढ़ रहा था। आरटीआई के माध्यम से नागरिक केंद्रित शासन, राइट टू इन्फॉर्मेशन, आरटीआई का फुल फॉर्म ये सबको पता ही होगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। नेक्स्ट कौन सा आयोग है हमारा? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। तो इसके बारे में देखते हैं। मानवाधिकार से तात्पर्य क्या होता है? कि ऐसे अधिकारों से है जो व्यक्ति के मनुष्य होने के कारण प्राप्त होते हैं। तो मानवाधिकार से तात्पर्य यह है कि ऐसे अधिकार जो व्यक्ति को मनुष्य होने के कारण ऐसे अधिकार मिले हैं, तो यही मानवाधिकार से तात्पर्य है। यद्यपि भारतीय संविधान में मानवाधिकारों के रूप में मौलिक अधिकारों की व्यवस्था की गई है जिसे उच्चतम न्यायालय संरक्षण प्रदान करता है, परंतु 1948 में घोषित मानवाधिकार अत्यंत व्यापक है और जो किसी राष्ट्र राज्य की सीमाओं से परे है। जो 1948 का डिक्लेरेशन हुआ था मानवाधिकार पर, वो क्या है कि बहुत अत्यंत व्यापक है, मानवाधिकारों से संबंधित और किसी राष्ट्र और राज्य की सीमाओं से परे है। तो मानवाधिकार पूरी मानव जाति को प्राप्त होते हैं, और जबकि मौलिक अधिकार किसी देश का नागरिक होने के कारण ही प्राप्त होता है। तो मानवाधिकार, अगर मौलिक अधिकार में फ़र्क पूछे तो क्या है? मानवाधिकार जो होता है पूरी मानव जाति को प्राप्त होता है, जबकि मौलिक अधिकार जो है देश का नागरिक होने के कारण ही किसी को प्राप्त होते हैं। अगर किसी देश में कुछ अलग मौलिक अधिकार हैं, डिफरेंट देश में अलग अलग मौलिक अधिकार हैं, तो वो वहाँ के नागरिकों को ही प्राप्त होंगे। लेकिन मानवाधिकार जो है पूरे वर्ल्ड के जितने भी मानव जाति हैं उन सबको प्राप्त होता है मानवाधिकार। देखते हैं इसका अनुच्छेद पहला। तो अनुच्छेद 1 में क्या लिखा है? अनुच्छेद 1 में बताता है कि सभी मानव जन्मजात स्वतंत्र हैं और गरिमा और अधिकारों की दृष्टि से समान है। तो अनुच्छेद पहला बताता है इस डिक्लेरेशन का कि सभी मानव जन्मजात स्वतंत्र हैं और गरिमा और अधिकारों की दृष्टि से समान है। अनुच्छेद दूसरा इसका बताता है क्या? नस्ल, रंग, लिंग, भाषा, धर्म, राजनीति, अन्य राष्ट्रीय या सामाजिक उत्पत्ति, संपत्ति, जन्म और ये जितने भी ग्राउंड दिए गए इनके आधार पर भेदभाव बिना प्रत्येक सभी मानवाधिकारों और स्वतंत्रताएं प्राप्त होंगी सभी नागरिकों को। अनुच्छेद 3 से लेकर 21 तक नागरिक एवं राजनीतिक अधिकार शामिल हैं। तो अनुच्छेद जो 3 से लेकर 21 तक कौन से नागरिक अधिकार हैं और राजनीतिक अधिकार शामिल है इसमें। तीसरा क्या है अनुच्छेद? तो ये दिया है जीवन, स्वतंत्रता और सुरक्षा का अधिकार। जीवन, स्वतंत्रता और सुरक्षा का अधिकार अनुच्छेद 4 बताता है दासता, गुलामी या अधीनता से मुक्ति। अनुच्छेद 5 बताता है उत्पीड़न और मानवीय दंड से मुक्ति। छठा बताता है कानून के समय एक व्यक्ति के रूप में पहचान का अधिकार। सातवां क्या है? कानून के समक्ष समानता का अधिकार। आठवां है न्यायिक उपचार का अधिकार। तो इसमें एक चीज़ करिएगा, ये जितने भी अनुच्छेद दिए गए हैं इनको एक बार पढ़ लीजिएगा अपनी तरफ से और इनको कनेक्ट करके देखिएगा जो भारतीय संविधान ने मौलिक अधिकार दिए गए उनसे कहाँ से कनेक्ट होते हैं। जैसे ये क्या है? जो कानून के समक्ष समानता का अधिकार हो गया, ये कौन से फंडामेंटल राइट में दिया गया है। और यहाँ पे जो क्या है जीवन की स्वतंत्रता और सुरक्षा का अधिकार, ये कौन से फंडामेंटल राइट में दिया गया। मैं यहाँ लिख देता हूँ फंडामेंटल राइट का नाम, जो आर्टिकल होगा वहाँ लिख दीजिएगा कमेंट बॉक्स पे। और जो क्या है सभी मानव जनजात स्वतंत्र होंगे, और ये नस्ल, रंग, लिंग, भाषा, धर्म, राजनीति, इसमें कौन सा आर्टिकल के साथ जो भारतीय संविधान का उसमें छूट दी गई है। तो इसको कनेक्ट करके पढ़िएगा भारतीय संविधान के फंडामेंटल राइट्स हैं, तो अच्छे से याद रहेगा आपको। आगे क्या दिया इसमें? मानवाधिकारों की रक्षा हेतु क्या किया गया? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया और यह सांविधिक निकाय है, मतलब इसको अधिनियम के द्वारा इसको बनाया गया है किसको? मानवाधिकार आयोग को। और ये एक सांविधिक निकाय है और गठन होता है, संसद में पारित हुआ था मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के अंतर्गत 12 अक्टूबर 1993 को उसका गठन हुआ है। तो सांविधिक है, गठन हुआ अधिनियम के तहत। जो भी सांविधिक निकाय होते हैं उनका गठन अधिनियम के तहत होता है, तो ये ध्यान में रखिएगा। और इसमें ये सब अनुच्छेद दिए हुए हैं। तो अब 1993 में भी इसका गठन हुआ था, तो ये ध्यान में रख लीजिएगा। आगे देखते हैं इसमें क्या दिया गया है। जो सार्वभौमिक घोषणा हुई थी मानवाधिकारों की, उसको देखते हैं। मानवाधिकारों की सार्वभौमिक उद्घोषणा की संयुक्त राष्ट्र महासभा को 1948 में की गई थी। इन उद्घोषणा को मानवाधिकारों का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। तो वही अनुच्छेद आगे कंटिन्यू किया गया है। तो यहाँ पे पहले बता दिया गया था क्या कि अनुच्छेद जो कौन सा अनुच्छेद
11 तक का कौन सा राजनीतिक और किसके बारे में बताता है? अनुच्छेद 3 से लेकर 21 तक। जो अनुच्छेद 3 और 21 है नागरिक और राजनीतिक अधिकारों को शामिल करता है। 21 के बाद से जो अनुच्छेद है 22वां हो गया ये, तो ये सामाजिक सुरक्षा का अधिकार बताता है। 23वां है काम समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार। अनुच्छेद 24 बताता है विश्राम और अवकाश का अधिकार। अनुच्छेद 25 बताता है अच्छे जीवन का स्तर। 26 शिक्षा का अधिकार, ये कौन से फंडामेंटल राइट में, कॉन्स्टिट्यूशन में। और सामाजिक ये समान कार्य के समान वेतन, ये कौन से डीपीएसपी में, ये बताइएगा आर्टिकल में। अनुच्छेद 27 हो गया सामुदायिक जीवन में सांस्कृतिक जीवन में भाग लेने का अधिकार। तो ये सब देख लीजिएगा, एक बार फिर से खुद रीड कर लीजिएगा, अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। और इसको कनेक्ट करके पढ़िएगा भारतीय संविधान के जितने अनुच्छेद हैं डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट के, तो अच्छे से आपको याद रहेगा। जैसे ये 20वां हो गया शांतिपूर्ण सम्मेलन और संगठन का अधिकार, तो ये फंडामेंटल राइट के किस में आता है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है आगे दिया इसमें कि भारत ने क्या किया, संयुक्त राष्ट्र संघ मानवाधिकार घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर कर चुका है। तो अगर आपसे पूछे कि अब क्या भारत ने संयुक्त राष्ट्र का जो मानवाधिकार घोषणा पत्र था उस पर हस्ताक्षर किया है, तो हाँ, भारत ने इस पर हस्ताक्षर कर लिया है। 1990 के बाद पूरे विश्व में मानवाधिकार के संरक्षण की दिशा में अनेक प्रयत्न किए गए। भारत के पुलिस आयोग की रिपोर्ट में भी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना पर बल दिया गया। जो भारत का पुलिस आयोग है उसमें भी क्या किया गया, उसकी रिपोर्ट में बताया गया है कि मानवाधिकार आयोग की स्थापना पर बल दिया गया है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग उच्चतम न्यायालय की शक्तियों का विरोधी नहीं है वरन पूरक है। तो यहाँ ध्यान में रखिएगा, ये उच्चतम न्यायालय की शक्तियों का विरोधी नहीं पूरक है, क्योंकि मानवाधिकार की रक्षा के लिए उच्चतम न्यायालय के कार्यों के बोझ को कम करने के उद्देश्य से किसकी गठन किया गया, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया। आगे देखते हैं क्या है। प्रतिवर्ष कब 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। तो कब मनाया जाता है, 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। ये ध्यान में रखिएगा। इसकी संरचना देख लेते हैं, ये पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो संरचना ध्यान में रखिएगा। जैसे इसके अध्यक्ष जो होते हैं वो कौन होंगे, जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष होगा वो कौन होगा, उच्चतम न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या उच्चतम न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश होगा। तो सुप्रीम कोर्ट का या चीफ जस्टिस होंगे जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं, या फिर कोई अन्य न्यायाधीश जो सुप्रीम कोर्ट के होंगे। और अन्य 4 सदस्य होंगे, कौन से, परमानेंट सदस्य उच्चतम न्यायालय का कार्यरत अथवा सेवानिवृत्त न्यायाधीश होगा। इस सारे के सारे 2 किसमें होंगे, उच्चतम न्यायालय का कार्यरत और सेवानिवृत्त न्यायाधीश मुख्य न्यायाधीश होंगे। तीसरा सदस्य जो होगा वो कौन सा होगा, मानवाधिकार से संबंधित कार्य अनुभव अथवा विशेष जानकारी वाला व्यक्ति होगा। चौथा सदस्य यही होगा। तो 2 सदस्य किससे लिए जाएंगे, सेवानिवृत्त न्यायाधीश या उच्चतम न्यायालय में कार्यरत कोई न्यायाधीश है। और जो 2 सदस्य हैं वो किनसे लिए जाएंगे, मानवाधिकार से संबंधित कार्य अनुभव रखते हो या विशेष जानकारी वाले व्यक्ति हो। तो ये 4 सदस्य हो गए पूरे। बाकी कुछ पदेन सदस्य हैं, कौन से पदेन सदस्य देख लेते हैं। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष इसके पदेन सदस्य होंगे। अल्पसंख्यक आयोग हो गया, एससी आयोग हो गया, एनसीएससी हो गया, एनसीएसटी हो गया, महिला आयोग हो गया, पिछड़ा वर्ग आयोग हो गया। ये जितने होंगे इनके सदस्य ये किसके होंगे, पदेन सदस्य होंगे। तो ये ध्यान में रखिएगा, किसके किसके, अल्पसंख्यक आयोग के हो गए, एससी अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष हो गए, जनजाति आयोग के अध्यक्ष हो गया, महिला आयोग के अध्यक्ष हो गए, पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष हो गए। और विकलांगों के लिए मुख्य आयुक्त पदेन सदस्य होंगे। और विशेष आमंत्रित सदस्य हैं कुछ, उनको देख लेते हैं। राष्ट्रीय बाल अधिकार सुरक्षा आयोग के मुख्य आयुक्त होंगे इसके विशेष आमंत्रित सदस्य। तो राष्ट्रीय बाल अधिकार सुरक्षा आयोग जो इसके जो अध्यक्ष होंगे वो किसके, मुख्य आयुक्त जो होंगे राष्ट्रीय बाल अधिकार सुरक्षा आयोग के, वो किसके आमंत्रित सदस्य होंगे विशेष। तो ये ध्यान में रखिएगा। तो ये जरूर ध्यान में रखिएगा, जितने भी कमीशन है एससी के लिए हो, एसटी के हो, बैकवर्ड के लिए हो, माइनॉरिटीज़ के लिए हो, महिला के लिए हो, इन सब के जो सदस्य होंगे वो अध्यक्ष होंगे वो इनके पदेन सदस्य होंगे। तो ये ध्यान में रखिएगा। बाकी 4 सदस्य अलग तरह से, और एक अध्यक्ष जो होगा उच्चतम न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश होगा या उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश रहेगा सेवानिवृत्त। तो ये पूरा ध्यान रखिएगा पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से। आगे देखते हैं नियुक्ति की प्रक्रिया। नियुक्ति की प्रक्रिया में देखते हैं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की जो स्वायत्तता है और स्वतंत्रता बनाए रखने के लिए अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाले 6 सदस्यीय समिति की अनुशंसा पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो इनकी नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति होती है इसकी, ये ध्यान में रखिएगा। लेकिन नियुक्ति की रिकमेंडेशन कौन कर सकता है, कौन करता है नियुक्ति की रिकमेंडेशन इनके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति की। तो एक 6 सदस्यीय समिति बनती है जिसकी अध्यक्षता कौन करता है, प्रधानमंत्री करता है। तो प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक 6 सदस्यीय समिति बनती है जिसकी रिकमेंडेशन के आधार पर राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति करता है। किनकी, तो राष्ट्रीय मानवाधिकार के अध्यक्ष और सदस्यों की। आगे देखते हैं क्या है इसमें। तो इसमें क्या होगा, 6 सदस्यीय समिति जो है इसमें कौन कौन होते हैं, प्रधानमंत्री होगा, गृह मंत्री होगा, लोकसभा में विपक्ष का नेता, राज्यसभा में विपक्ष का नेता ले लिया जाएगा, लोकसभा के अध्यक्ष और राज्यसभा के उपसभापति।
तो किनको किनको, प्रधानमंत्री होंगे, इनमें गृह मंत्री होंगे, लोकसभा और राज्यसभा में दोनों के विपक्ष के नेता लिए जाएंगे और लोकसभा का अध्यक्ष भी लिया जाएगा, और डिप्टी स्पीकर जो होगा, जो सभापति होगा राज्यसभा का, उसको भी लिया जाएगा। नेक्स्ट क्या है, सदस्यों का कार्यकाल देखते हैं। तो कार्यकाल कितना है इनका, 3 वर्ष है। ध्यान में रखिएगा, कार्यकाल क्या है, 3 वर्ष है इसका। और आयु कितनी, 70 वर्ष की आयु तक। तो ध्यान में रखिएगा, 70 वर्ष तक की आयु तक ये रह सकते हैं अपने पद पर, और 3 वर्ष का कार्यकाल होता है। अवकाश प्राप्ति के पश्चात इन सदस्यों को संघ सरकार या राज्य सरकार की किसी सेवा के अंतर्गत नियोजित नहीं किया जाता है। तो ये पुनर्नियुक्ति के पात्र नहीं होते हैं, तो ये ध्यान में रखिएगा, पुनर्नियुक्ति के पात्र नहीं होते हैं। आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की पदमुक्ति के लिए उच्चतम न्यायालय की सहमति आवश्यक है। अगर इनके अध्यक्ष और सदस्यों को हटाना है तो उसके लिए उच्चतम न्यायालय के जो उसकी सहमति आवश्यक होगी, और उच्चतम न्यायालय की अनुशंसा के बाद ही अध्यक्ष और अन्य सदस्यों को उनके पद से हटाया जा सकता है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। आगे क्या दिया है, राष्ट्रीय मानवाधिकार के कार्य, इस आयोग के कार्य देखते हैं। तो आयोग के कार्य में क्या है, संविधान के उन प्रावधानों का क्रियान्वयन करना जिनमें मानवाधिकारों का उल्लेख किया गया हो। मानवाधिकारों के हनन के मामले की जांच करता है ये। विभिन्न जिला स्तर की मानवाधिकारों की समितियों के गठन की अनुशंसा करता है। मानवाधिकार का कार्य सरकार की एजेंसियों की सहायता लेकर करता है। मानवाधिकार आयोग एक ऐसी संस्था है जो नागरिकों को निःशुल्क न्याय दिलाती है और मानवाधिकारों के हनन पर स्वतः संज्ञान भी लेते हैं। क्या है नेक्स्ट, आयोग की शक्तियां देख लेते हैं। कार्य तो देख लिए, शक्तियां। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग लोक प्रक्रिया संहिता 1908, कौन सी संहिता है, 1908 में आया था लोक प्रक्रिया संहिता। उसके तहत क्या करता है, इसको सिविल न्यायालय की शक्ति प्राप्त है। तो सिविल न्यायालय की इसको शक्तियाँ प्राप्त हैं। यह क्या करता है, पुलिस के समस्त कार्रवाइयों के रिकॉर्ड की भी मांग कर सकता है और किसी भी व्यक्ति को समन जारी कर सकता है। तो जो भी आयोग होगा, कॉन्स्टिट्यूशनल या नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल, अगर वो किसी को समन जारी कर सकता है या किसी के रिकॉर्ड मंगवा सकता है तो उसको क्या करते हैं, सिविल न्यायालय की शक्ति प्राप्त हो जाती है एक तरह से। तो ये सिविल न्यायालय की शक्ति प्राप्त है उसको। या राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग क्या करता है, कारागार निरीक्षण, बाल श्रम उन्मूलन हेतु कारखाने का निरीक्षण करना जिनमें मानवाधिकारों का हनन होने की संभावना है का कार्य किया जाता है। किसके द्वारा, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के द्वारा। तो इसको किस संहिता के तहत सिविल न्यायालय की शक्ति प्राप्त है, तो लोक प्रक्रिया संहिता 1908। ध्यान रखिएगा, सिविल न्यायालय की शक्ति, रिकॉर्डों को मांग सकता है, समन जारी कर सकता है देश में किसी को भी। और तो ये बाकी इतनी चीज़ देख लीजिएगा। आगे देखते हैं आयोग के, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की सीमाएं क्या क्या हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को दी गई अनुशंसाएं कौन सी सलाहकारी प्रकृति की हैं। तो ये ध्यान में रखिएगा, इसकी जो अनुशंसाएं होती हैं वो किस प्रकार की होती हैं, सलाहकारी अनुशंसाएं होती हैं। व्यक्ति को दंडित करने का अधिकार है इसको, राष्ट्रीय मानवाधिकार को क्या है, आयोग को ना तो किसी व्यक्ति को दंड दे सकता है और ना ही किसी व्यक्ति को आर्थिक या अन्य कोई प्रत्यक्ष सहायता देने का अधिकार है। तो ये क्या है, एक तरह की सलाहकारी इसकी प्रकृति है। जो भी अनुशंसाएं देता है ये ना तो किसी व्यक्ति को दंडित कर सकता है, ना ही किसी व्यक्ति को आर्थिक या कोई प्रत्यक्ष सहायता देने का अधिकार है इसको। आयोग की सलाह पर, आयोग की सलाह जो है वो किस पर, सरकार बाध्यकारी नहीं है, फिर भी यह प्रावधान है कि सरकार 1 माह की अवधि में आयोग को सूचित करेगा कि उक्त विषय पर किस प्रकार की कार्यवाही की गई है। वैसे तो सलाह इसकी बाध्यकारी नहीं है, लेकिन सरकार जो है 1 माह की अवधि में आयोग को यह जरूर सूचित करेगा कि जिस विषय पर उसने क्या किया था, अनुशंसा की थी, उस विषय पर कार्रवाई किस तरह किस हद तक पहुंची है, क्या कार्रवाई चल रही है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग क्या है, सैन्य बलों के द्वारा मानवाधिकारों के हनन की जांच नहीं करता है। तो ये ध्यान में रखिएगा, अगर ये क्वेश्चन बन जाए आपसे, जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है, क्या सैन्य बलों के द्वारा अगर मानवाधिकारों का हनन किया जाता है तो क्या उसकी जांच करता है, तो नहीं। आयोग ऐसे किसी मामले की जांच के लिए अधिकृत नहीं है जिसे घटित हुए 1 वर्ष से अधिक हो गया हो, और ऐसे भी किसी मामले की जांच नहीं कर सकता कौन, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, जिसको घटित हुए कितना 1 साल से अधिक हो गया और उसके बाद में उसकी अगर शिकायत की जा रही तो ऐसे मामलों पर क्या है, इसकी जांच नहीं कर सकता राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। साथ ही वह ऐसे मामले की भी जांच नहीं कर सकता जो राज्य मानवाधिकार आयोग के अधीन हो। तो ये ध्यान में रखिएगा, अगर कोई मामला राज्य मानवाधिकार आयोग के अधीन है तो उसकी भी ये जांच नहीं कर सकता, और ऐसे मामले की भी जांच नहीं करेगा जिसको घटित हुए 1 वर्ष से अधिक हो गया। साथ ही ये क्या करता है, सैन्य बल के द्वारा अगर मानवाधिकारों का उल्लंघन किया जाता है तो उसकी भी ये जांच नहीं कर सकता है। आगे देखते हैं क्या किया, मानवाधिकार संशोधन अधिनियम 2006। तो मानवाधिकार संशोधन अधिनियम 2006 को देख लेते हैं। संसद ने क्या किया, मानवाधिकार संरक्षण संशोधन अधिनियम 2006 पारित किया, और मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 में जो प्रमुख संशोधन किए थे वो निम्नलिखित विषयों से संबंधित हैं। तो संसद मानवाधिकार संरक्षण संशोधन अधिनियम लाती है 2006, जिसके तहत वो क्या करती है, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम जो 1993 था उसमें कुछ संशोधन करती है। तो ये संशोधन दिए गए, कौन कौन संशोधन करती है, राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्यों की संख्या 5 थी पहले, उसको घटाकर कितनी कर दी, 3 संख्या कर दी। दूसरा है मानवाधिकार आयोग के सदस्य की नियुक्ति के लिए अर्हता शर्तों में परिवर्तन किए गए। मानवाधिकार आयोग के साथ उपलब्ध जांच एवं अनुसंधान तंत्र को सशक्त बनाना।
चौथा क्या है, आयोग को जांच के दौरान भी क्षतिपूर्ति की अनुशंसा करने का अधिकार देकर सशक्त बनाया गया। पांचवा है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को राज्य सरकार को सूचित किए बिना भी बंदी गृहों में जाने का अधिकार दे दिया गया। अगर कोई राष्ट्रीय मानवाधिकार संरक्षण आयोग का सदस्य जाना चाहता है अगर तो वहाँ पे बंदी गृह में जाने के लिए इसकी अनिवार्यता कर दी गई, वहाँ की राज्य सरकार को इसको परमिशन नहीं लेना होगा। यह व्यवस्था करना कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष तथा मानवाधिकार आयोग के पदेन सदस्य होंगे। तो यह भी व्यवस्था की गई किसमें, मानवाधिकार संरक्षण संशोधन जो अधिनियम आया था 2006 का, जिसने रिप्लेस किया किसको, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के कुछ पार्ट को। आगे क्या है, मानवाधिकार संरक्षण संशोधन अधिनियम 2019 का देख लेते हैं इसको। इसमें क्या है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने, किसने, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मानव अधिकारों के बेहतर संरक्षण और संवर्धन के लिए क्या किया, 2019 में संशोधन किया। तो इसमें देखते हैं क्या क्या है। इस संशोधन में क्या होगा कि भारत में मानवाधिकार संस्थानों को मजबूती मिलेगी, संस्थान अपने दायित्व और भूमिकाओं को क्या करेंगे, कारगर निष्पादन कर सकेंगे। और संशोधित अधिनियम से मानवाधिकार संस्थान जीवन, स्वतंत्रता, समानता, व्यक्ति के सम्मान से संबंधित अधिकारों को सुनिश्चित करने में सहमत वैश्विक मानवों का परिपालन करेगा। तो ये सब इसके तहत हो जाएगा, ये संरक्षण जो अधिनियम संशोधन अधिनियम आया 2019 का, इसके तहत। ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न दिए गए हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे भी गए, तो इनको लगा लीजिएगा, आंसर इसमें दिए हुए हैं। तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आपने हमारे चैनल के अदर इनिशिएटिव ना देखे हो, जो जैसे मूवल की करंट अफेयर की सीरीज़ चल रही है हमारे चैनल पे, अगर आपने उसको ना देखा हो, साथ ही PYQ अगर आपने ना देखे हो RS के लिए, तो वो भी सॉल्व कर सकते हैं जाके। और इसमें हमारे चैनल पे जो डिफरेंट कोचिंग्स हैं उनकी टेस्ट सीरीज़ भी सॉल्व कराई जा रही है, तो उनको भी आप जाके विजिट करके टेस्ट सॉल्व कर सकते हैं। इससे आपका प्रिपरेशन की अच्छी हो जाएगी। तो नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे कल से नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में अनुसूचित जाति आयोग से। तो आज का लेक्चर इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, गुड बाय।